Sir, welcome. Good afternoon. Good afternoon, everyone. First of all, I would like to welcome Manoj Lamaji, CA Manoj Lamaji. Welcome to you on this Team Casa YouTube channel, sir. And CA Mohit Chaurasia ji, panelist of today's webinar. आज का हमारा टॉपिक है इनकम टैक्स रिटर्न में जो चेंजेस आए हैं और उससे रिलेटेड जो 26 AS में भी जो चेंजेस आए हैं उससे रिलेटेड। और आज हमारे साथ फर्स्ट टाइम सी मनोज लामा जी जुड़े हैं, जो कि एक्सपीरियंस है, उन्होंने काफ़ी वेबिनार इस टॉपिक पर डिलीवर कर रखे हैं और इज हैविंग वास्ट एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ इनकम टैक्स। अबाउट मनोज जी, मनोज सर इज एक्स चेयरमैन ऑफ यमुनानगर ब्रांच एंड मेरा भी इंटरेक्शन सर के ऑफिस में हुआ है, तो बड़ा ही अच्छी नॉलेज है सर की जीएसटी में भी, इनकम टैक्स में भी। सो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां पर इनकम टैक्स रिटर्न में जो चेंजेस हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि जो अपनी क्वेरी हो आफ्टर पर्टिकुलर टॉपिक आप पोस्ट करते रहें, सो दैट मैं और मोहित जी डिस्कस कर सकें। सो वंस अगेन वेलकम लामा सर, वंस अगेन वेलकम टू यू एंड ओवर टू यू फॉर डेलिब्रेशन। Her presentation viewable hai? Yes, sir. Good evening, everyone. First of all, I convey my sincere thanks to CA Sumit Garg ji, who has given me an opportunity to interact my views with you viewers on the very important topics of new income tax return of 2021. And also we will talk about the changes in form number 26 AS and one very important change which is very recently brought by the income tax department itself on 21st July 2020 in e-compliance portal. इसमें भी कुछ नई चेंजेस आई हैं, कुछ नया चेंज किया गया, कुछ नया लॉन्चिंग डिपार्टमेंट ने की है, उसके भी बात करूंगा। और आज के लेक्चर में, आज के वेबिनार में मैं बात करूंगा 24 जून को जो डिपार्टमेंट ने डेट को एक्सटेंड करने का एक बार दोबारा सर्कुलर निकाला था, उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो आज की डिस्कशन हमारी 4 पॉइंट में कंसंट्रेट रहेगी। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट ITRs, सेकंड वी विल टॉक अबाउट फॉर्म 26 AS, thirdly we will talk about new compliance portal, उस पे क्या क्या चेंजेस हुए हैं, and in last we will talk about the notification of 24th June 2020। तो इन नटशेल इन चारों चीजों के बारे में हम आज बात करें। अगर हम आज कोविड के समय में जब पूरे 4 महीने होने को आ गए हैं और पूरा देश रुका पड़ा है, ऐसे में ITR कंप्लायंस की बात करें तो मेरे को लगता नहीं कि कुछ सही बात कर रहे हैं। ऐसे में कुछ ऐसी बात होनी चाहिए कि कोविड की समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है। लेकिन बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, बीइंग ए टैक्स प्रोफेशनल, माय ब्रेड एंड बटर इज ITRs, इनकम टैक्स प्रैक्टिस, और मेनली माय क्लाइंट्स बिलोंग टू द इनकम टैक्स प्रैक्टिस, सो वी आर चूज दैट टॉपिक टू डिस्कस विद यू। आज के टाइम में सुमित जी, मैं आपको भी इस प्लेटफॉर्म से बताना चाहता हूं, जो मैं फील कर रहा हूं, लोगों का कंप्लायंस के प्रति ध्यान जब से ये कोविड आया है बिल्कुल हट गया। जी सर। लोग ये समय ITRs को, टैक्स ऑडिट्स को या बाकी जो कंप्लायंस से जुड़ी हुई चीजें हैं बहुत हल्के में ले रहे हैं, और लोग ये कह रहे हैं कि शायद ये कोविड-19 वाले साल में सरकार शायद हमें ITR भरने ही छूट दे देगी। मेरे पास क्लाइंट आते हैं, बोलते हैं हाँ देखिए पहली 30 नवंबर डेट होगी जो 31 जुलाई होती थी, अभी तो हमने एक्सटेंशन के लिए कहा ही नहीं। आगे तो हम गुहार लगाते रहते थे, तब जाके 1 महीना मिलता था, और बिना कहे सरकार ने 4 महीने दे दिए, और अभी तक ऑडिट की डेट बिना कहे 1 महीना 31 अक्टूबर बढ़ा दी गई। तो आप देखिएगा कम से कम 31 मार्च तक ये जाएगी। लोगों का पहला भ्रम, पहला डाउट कि ये 31 मार्च तक जाएगी। दूसरा डाउट लोगों का ये कहना, जिससे मैं ITR के लिए फोन करता हूं, कंप्लायंस करने के लिए कहता हूं,
उसका ये कहना है कि सरकार हो सकता है कि इस साल कोविड-19 के चलते कुछ और रिलैक्सेशन दे दे, जिसमें हमारे एडवांस टैक्स को लेके भी बातें हैं, टीडीएस को लेके भी बातें हैं, सेल्फ असेसमेंट टैक्स को भी लेके बातें हैं, कुछ अनाउंसमेंट सरकार ने की भी हैं, आपको मालूम है। लेकिन क्या ऐसा होगा, और अगर नहीं होता तो हमें अपने क्लाइंट्स को किस प्रकार गाइड करना चाहिए इस कोविड-19 के टाइम। और कोविड-19 के टाइम बीइंग ए प्रोफेशनल इतने ज्यादा चेंजेस डेट्स की अगर हम बात करें, लगभग पूरे इनकम टैक्स की जो डेडलाइंस और डेट्स थी उनको बदल के रख दिया गया। आज अगर मेरे से आके कोई पूछता है कि हाँ टीडीएस के रिटर्न की डेट क्या है, या एसएफटी की रिटर्न की डेट क्या है, या विवाद से विश्वास की डेट की क्या है, इनकम टैक्स रिटर्न की डेट क्या है, या कोई और कंप्लायंस करना है उसकी क्या डेट है, स्क्रूटनी में केस कब तक फिक्स होने हैं, 148 की क्या डेट है, अपील की डेट कब लगेगी, देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस विच रिमेन्ड अनआंसर्ड, जिसको हम आंसर करने की पोजीशन में ही नहीं है कि किस डेट तक तूने रिटर्न भरनी है। दूसरी बड़ी समस्या जो आ रही है, बड़े शहरों का तो मेरे को पता नहीं, छोटे शहरों में रहने वाले हम लोग जो फील कर रहे हैं, इस समय जो क्लाइंट कंप्लायंस बर्डन करवाना भी चाहता है, अपना कंप्लायंस पूरा करवाना भी चाहता है, वो आपको पे नहीं करना चाहता। वो पे नहीं करना चाहता क्योंकि वो आपके पास आके क्या करता है, यही कोविड का रोना रोता है। वो कहता है जी सर पहले ही मंदी की इतनी मार है, पहले ही मेरा धंधा बंद हो गया, पहले ही मेरा रोजगार बंद हो गया, और उसके ऊपर आप कह रहे हैं कि आईटीआर के नाम के 5,000 और दे जा। तो फीस लेना दूसरा चैलेंज होगा। वी हैव टू चैलेंजेस। पहला, हाउ टू सर्वाइव आवर प्रैक्टिस, कि प्रैक्टिस कैसे बचानी है। दूसरा, इस प्रैक्टिस पे नया बिजनेस जोड़ना तो दूर की बात, जो एग्जिस्टिंग है उनसे कंप्लायंस कैसे करा लें, वो दूसरी बड़ी बात। तो दोनों समस्याएं हमारे हाथ जूझ रही हैं, और उसके बाद सरकार है कि डेट पे डेट चेंजेस किए जा रही है। चाहे वो एक्सटेंशन पे होगी है, तो किसी को खुद ही नहीं पता कि ये डेट कौन सी है, तो वहां पे क्या कंप्लायंस करेंगे। एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे रखना चाहूंगा। काफी टाइम से मैं मीडिया में देख रहा हूँ, सोशल मीडिया में एक चर्चा चल रही है। चर्चा क्या चल रही है? वो चर्चा चल रही है फर्स्ट क्वार्टर की टीडीएस स्टेटमेंट की डेट को लेकर। फर्स्ट क्वार्टर की टीडीएस की डेट, अगर मैं आपसे ही बात करूं, फर्स्ट क्वार्टर की टीडीएस की डेट क्या होनी चाहिए? नेचुरली 30 जून को खत्म हुआ तो 31 जुलाई तक ये रिटर्न जानी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ 24 जून 2020 का जो नोटिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूं, कुछ लोग उसको इंटरप्रेट इस तरह से कर रहे हैं कि उसमें सभी डेट एक्सटेंड हो गई हैं। वो कह रहे हैं कि फर्स्ट क्वार्टर की डेट टीडीएस स्टेटमेंट भरने की 31 मार्च 21 होगी। अभी हम ये काटा मार देते हैं कि ये ठीक कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। जिस क्लाइंट को मैं ये कहता हूं कि भाई अपनी रिटर्न भर ले, 31 जुलाई तक भर ले, वो कहता है सर 31 मार्च 21 तक टाइम है, ब्याज पे पहले ही सरकार ने छूट दे रखी है, टीडीएस डिडक्शन के रेट आपने घटा दिए, Why you are asking me to file the return in time? ऐसे में हम प्रोफेशनल्स के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम अपने क्लाइंट्स को ऐसे में समझाएं कैसे। समझाना ही जरूरी नहीं है, रिटेन करना भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप ऐसे में उन्हें सही एडवाइस नहीं देंगे जब वो मंदी के दौर से गुजर रहे हैं, जब वो संकट के दौर से गुजर रहे हैं, अगर आपकी ट्रू प्रोफेशनल एडवाइस नहीं होगी तो यकीन मानिए वो क्लाइंट आपके पास रहने वाला नहीं है इस समय में। क्योंकि मार्केट में इस समय खींचातानी भी बहुत ज्यादा है, सब कुछ है। इसके चलते हमें आईटीआर का टॉपिक आज चूज किया है, जिसमें आईटीआर में हुए इस साल में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस और किन किन लोगों पे नया कंप्लायंस बर्डन आ गया है, सारी बातें, छोटी छोटी बारीकियां मैं बिल्कुल डिटेल में आपसे डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट, क्योंकि इधर उधर की बातें मैं करता रहूंगा तो सुमित जी कहेंगे बोला तो आईटीआर पे बात करने का था और सर ने कहीं और ही बात कर दी। And this was also relevant for all professionals. जी, Thank you. न्यू आईटीआर फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। आईटीआर के फॉर्म्स आपको मालूम है, आईटीआर 1 से लेके आईटीआर 7 तक। आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4, आईटीआर 5, आईटीआर 6 और आईटीआर 7। अगर आज हम देखें 2 महीने हो गए हैं फॉर्म आए हुए, तो फॉर्म लाइव कौन कौन से हुए हैं? आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 4। ना आईटीआर 3 का पता है,
ना ITR 5 का पता है, ना ITR 6 का पता है, ना ITR 7 का पता है। एक तरफ तो हम ITR की बात कर रहे हैं, 4 फॉर्म आज 31 जुलाई आने को हो गया, पता ही नहीं क्या है। आप सर्विस किनको दे रहे हैं? सैलरीड वाले तो आप पे कम है, प्रोफेशनल ज्यादा है, बिजनेसमैन ज्यादा है, इंडस्ट्री ज्यादा है। उनकी रिटर्न किस में जानी है? या तो ITR 3 में जानी है, या 5 में जानी है, या 6 में जानी है। अगर ट्रस्ट और NGO हैं तो किस में जानी है? 7 में जानी है। चारों फॉर्म लापता है। ऐसे में उन फॉर्म्स में क्या क्या चेंजेस हुई हैं, क्योंकि पिछले हालों में डिपार्टमेंट का जो कल्चर रहा है वो फॉर्म में कम चेंजेस लाते हैं, यूटिलिटी के द्वारा ज्यादा चेंजेस ले आते हैं। यूटिलिटी में कहीं ऐसी इंफॉर्मेशन मांग ली जाती है जो कानून में कहीं कहीं नहीं जाती। जब ऐसी इंफॉर्मेशन यूटिलिटी में मांग ली जाती है, और यूटिलिटी कहाँ है, वो यूटिलिटी कहाँ है सर, ये अभी पता नहीं। ना हमें यूटिलिटी का पता, ना हमें फॉर्म का पता, ना हमें ऑडिट की डेट का पता, ना हमें TDS कंप्लायंसेस की डेट में पता। तो ऐसे में हम क्लाइंट को गाइड भी क्या करें? ये एक अपने आप में एक टफ क्वेश्चन अपने आप में बनता जा रहा है, क्योंकि क्लाइंट को समझाना बहुत मुश्किल है इस समय। जिसको आप कहते हैं कि टैक्स के नाम की कोई चीज होती है और वो चीज जमा करा दे, कोविड में चाहे उसके पास फाइनेंशियल क्रंच है चाहे नहीं है, मोस्ट ऑफ की लोगों के पास तो फाइनेंशियल क्रंच हो गया है, लेकिन जिनके पास लिक्विडिटी है भी है, वो भी इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन बहुत लोग मेरी बात से सहमत होंगे। जिन पे लिक्विडिटी है आज की डेट में, वो भी कंप्लायंसेस करने को तैयार नहीं है। लेकिन बहरहाल हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या चेंजेस आए हैं 26 AS में, और क्या चेंजेस आए हैं ITR। न्यू इनकम टैक्स रिटर्न, द फर्स्ट चेंज, आधार एंड पैन इंटरचेंजेबिलिटी। लास्ट ईयर जुलाई में जब बजट आया था, तो मोदी पार्ट 2 का पहला बजट था, उसमें एक अनाउंसमेंट की गई थी आधार और पैन इंटरचेंजेबिलिटी को लेकर। आधार और पैन इंटरचेंजेबिलिटी के लेके गवर्नमेंट ने कहा था कि जहां जहां पैन क्योट करना मैंडेटरी है, वहां वहां आधार से भी काम चल जाएगा। इफ यू आर नॉट हैविंग पैन and you quote Aadhaar in the place of PAN, it will be sufficient compliance। उसको लेके सरकार को काफी दिक्कतें आ रही थी, लेकिन अल्टीमेटली सरकार ने इनकम टैक्स के 100 से ज्यादा 100 से ज्यादा सेक्शन जहां जहां पैन वर्ड था, उसके साथ आधार वर्ड ऐड कर दिया। आज की डेट में अगर हम इनकम टैक्स कानून, जिसे इनकम टैक्स एक्ट 1961 कहते हैं, उसे उठा के पढ़ते हैं, तो पैन के साथ आधार वर्ड नजर आता है। वो कहते हैं जहां पैन देना है आधार दे दीजिए। अब सुमित जी, एक क्वेश्चन मैं अभी व्यूअर से करता हूं। ये कह रहे हैं आधार पैन इंटरचेंजेबिलिटी एप्लीकेबल हो चुकी, जहां जहां पैन देना था आधार से काम चलेगा। आज मैं ITR भरना चाहता हूं और मेरे पास सिर्फ आधार है, पैन नहीं है, क्या मेरा काम चल रहा है? क्या रिटर्न नंबर में कॉलम देने से काम हो जाता है? आज अगर मेरे पास सिर्फ आधार है, पैन नहीं है, और मैं सिर्फ आधार नंबर के बेस पे रिटर्न भरना चाहता हूं, या आधार नंबर से अपने TDS सर्टिफिकेट को एंटर करना चाहता हूं, तो द डिपार्टमेंट यूटिलिटी, द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यूटिलिटी डस नॉट प्रोवाइड फॉर दिस सेम। सरकार कह रही है आधार पैन इंटरचेंजेबिलिटी लागू कर दी, रिटर्न में मैंने फैसिलिटी दे दी, कॉलम दे दिया, पर रिटर्न तो नहीं जा रही आधार से। सिर्फ रिटर्न में कॉलम दे देने से क्या होगा? सरकार ने बड़े जोर शोर से कहा कि आधार पैन इंटरचेंजेबिलिटी हमने हर जगह एप्लीकेबल कर दी। क्या TDS रिटर्न में जिस डिडक्टी का पैन नंबर नहीं है और आप आधार नंबर क्योट करते हैं, क्या रिटर्न जारी है? तो कागजों में वादे करने से क्या होगा? पता नहीं क्या होने वाला है। आधार पैन इंटरचेंजेबिलिटी पिछले 1 साल से सुन रहे हैं, कॉलम भी बना दिए, कह भी रहे हैं कि हो गई है, हमने पूरी जगह लागू कर दिया है, बट एक्चुअली धरातल पे चीजें आएंगी तभी तो पता चलेगा, उसके बगैर। दूसरी बात, आपको पता है मोस्ट ऑफ द एसएससी के केस में, मोस्ट ऑफ द एसएससी के केस में आपने E-फाइलिंग करनी है। E-फाइलिंग के लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड से रजिस्टर कराना पड़ता है ना सर? अब वहां पर अगर आधार पैन इंटरचेंजेबिलिटी होगी है, तो आधार से भी रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी आनी चाहिए। क्या है? क्या है आपके प्लेटफॉर्म से? हर आप NIFC को बिलोंग करते हैं, तो हर एक क्वेश्चन मैं रेंज कर रहा हूं, कहां है वो फैसिलिटी? कहां है रिटर्न में? कहां है वहां पे 26 AS में फैसिलिटी? तो ये सारी छोटी छोटी बातें हैं, बातें बहुत छोटी छोटी सी हैं,
लेकिन जो सरकार वादे कर रही है वो वादे धरातल पे कहीं नजर नहीं आ रहे अभी तक, चाहे वो कोविड-19 को लेके डिले हो रहे हैं, चाहे किसी वजह से डिले हो रही है। आज एक एसएससी मेरे पास आके ये कहता है कि सर सरकार ने तो आधार पैन इंटरचेंजेबिलिटी कर दी, मेरे पास पैन है नहीं, ना ही मैं पैन लेना चाहता हूं। अब मेरे आधार से रिटर्न भरी है ना, तो मेरे पास आधार से रिटर्न तो तब भरू भाई जब मेरे को पोर्टल उठाएगा। आधार से रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी नहीं, आधार से फॉर्म भरने की फैसिलिटी नहीं। तो ये पहली बात आधार पैन इंटरचेंजेबिलिटी से। आज मैं लीगल बड़ी बड़ी बातें नहीं करने वाला, कानून सब लोगों को हमारे को बहुत आता है। मैं छोटी छोटी जुड़ी हुई दिक्कतें जो आ रही हैं जिसकी वजह से हमारा काम रुक रहा है, वो पॉइंट आपके चैनल के थ्रू मैं रेज करना चाहता हूँ। तो पहली चीज मैंने बताई। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। कहीं ना कहीं यही इशू हमें समझने की जरूरत है कि जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन्हें कैसे डील करें सर। जी जी। दूसरी चीज, आधार पैन इंटरचेंजेबिलिटी की हमने बात कर ली, फैसिलिटी कहीं नहीं है। अब दूसरी बात, इन्होंने सारी चीजों में क्या किया, आज इनकम टैक्स का ईवीसी जाता है, ओटीपी जाता है, वेरिफिकेशन होती है, वो भी उन्होंने आधार ओटीपी कर दिया। अब आधार ओटीपी के लिए मोबाइल नंबर लिंक्ड होना जरूरी है। जिस मोबाइल से आपका आधार लिंक्ड है उस मोबाइल पर ओटीपी जाएगा तो आपकी रिटर्न वेरीफाई होगी, आपका रिफंड वेरीफाई होगा, बाकी चीजें वेरीफाई होंगी। अब इसमें क्या दिक्कत आ रही है, आधार कार्ड बने काफी तेल हो गए और हिंदुस्तान में तो रिवाज है 6 महीने बाद लोग मोबाइल बदल लेते हैं। जो मेरा मोबाइल आधार के साथ लिंक था वो मोबाइल आज मेरे पास है ही नहीं, ट्रांसफर हो चुका है, मैंने वो सिम बदल दिया, वो सिम खत्म कर दिया, वो मोबाइल ही छोड़ दिया, वो गुम हो गया। देयर आर लॉट ऑफ रीजन। या बहुत से लोग ऐसे थे जिनके मोबाइल नंबर मेंशन ही नहीं थे आधार में। आधार कैसे बनाए गए थे आपको मालूम है, घर घर जाके बनाए गए थे। किसके पास टाइम था मोबाइल लेने का, किसके पास टाइम था ईमेल आईडी लेने का। आधार में ना तो किसी की मोबाइल है ना ईमेल आईडी। अगर मोस्ट ऑफ दी आधार डाटा देखा जाए तो बहुत सारे लोगों के मोबाइल आधार से लिंक नहीं है। हम क्लाइंट को बोलते हैं भैया जा इसको मोबाइल से लिंक कराया। तो जितनी ट्रेजरीज हैं, जितने आधार फैसिलिटेशन सेंटर हैं, जितने आधार केंद्र हैं, वहां पर कोविड-19 की वजह से वो बंद पड़े। यानी आधार अपडेशन, यूआईडी की अपडेशन आज की डेट में बंद है। तो अगर वो मोबाइल अपडेट कराना चाहता है, आधार लिंक कराना चाहता है तो हो नहीं रहा। एक तरफ आधार पैन इंटरचेंजेबिलिटी की बात हो रही है, एक जगह आधार को पूरा आधार बनाने की बात हो रही है। और जबकि एग्जिस्टेंस में हम देखते हैं तो उसको करने के लिए क्या प्रैक्टिकल दिक्कतें आ रही हैं, सुमित जी वो मैंने आपसे शेयर की। अब दूसरी इस तरह की चेंजेस, आधार पैन लिंकिंग डेट। पिछले 2 साल से हर ये अभियान चल रहा है, आधार पैन लिंकिंग। सुप्रीम कोर्ट भी आ गया बीच में, उन्होंने भी दे दिया। लेकिन सरकार ये कहती है कि हमने तो आधार को पैन से लिंक करा के ही माना। हर बार डेट पे डेट, डेट पे डेट। अब तो पैनल प्रोविजन भी आ गया है, अगर आप आधार को पैन से लिंक नहीं करते, पैन डीएक्टिवेट हो जाएगा और आपके ऊपर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लग सकता है। अब आधार पैन कब लिंक होगा, फिर अगेन ओटीपी आता है। जब इस तरह है, नाम मैच होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ में। इवन डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट नहीं है लोगों के आधार में। लोगों के आधार में जब डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट नहीं है तो वो आधार पैन से लिंक नहीं होता। या नाम के स्पेलिंग में कोई गलत है, सुमित के स्पेलिंग है कहीं कुछ और लिख दिए, कहीं कुछ और लिख दिए, हल्का सा स्पेलिंग मिक्स मैच है तो भी आधार पैन लिंक नहीं होता। जब तक एग्जैक्टली डाटा आधार और पैन का मैच नहीं करेगा, चाहे वो नेम है, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ है, चाहे वो मोबाइल नंबर है, वो आपस में लिंक नहीं होता। और लिंक अगर कोई आधार अपडेट कराना चाहता है, मैंने कहा यूआईडी का सर्वर डाउन पड़ा है कोविड-19 से, तो कैसे आधार पैन लिंकिंग होगी। आई बार नई डेट ही मिलने वाली है। पहले सरकार ने पिछले साल 30 सितंबर ऑडिट तक बात कर रहे थे, 30 सितंबर 19 से 31 दिसंबर 19, 31 दिसंबर 19 से 31 मार्च 2020, 31 से 30 जून 2020, 30 जन 2020 से अब 31 मार्च 2021। हो क्या रहा है, एक बार ही कह दो ना आज हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, 5 साल तक कोई जरूरत नहीं है, पहले हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना ले फिर हम कर लेंगे। हर बार नई एक्सटेंशन, हर बार नई एक्सटेंशन। हर बार सरकार कहती है कि मेरे कहने के बाद अभी तक 25% लोगों ने आधार पैन लिंक कराए। अरे लोगों को प्रैक्टिकल दिखते हैं, कहां से लिंक कराए। और ऐसे टाइम में आप डेट पे डेट देते जाओगे, डेट देना समाधान नहीं है। फैसिलिटीज को इस तरह से सुधारना है कि आसान बनाया जाए आधार पैन लिंकिंग को, और इजी बनाया जाए। जैसा भी नाम है आधार और पैन, अगर एसएससी कहता है कि मेरा ये आधार है, मेरा ये पैन है, दोनों को लिंक करो ना, वो डिक्लेरेशन कर रहा है
चाहे मेरे नाम में फर्क भी है तो क्या फर्क हो रहा, वो कह रहा ये मेरा आधार है, मेरे से बिलोंग करता है और ये मेरा पैन है, दोनों को लिंक कर दीजिए। उसमें दिक्कत किस बात की है मेरे को समझ नहीं आ रहा। कहीं मोबाइल लिंक कराओ, कहीं ईमेल रजिस्टर कराओ, कहीं कुछ कराओ, कहीं कुछ कराओ। वाई व्हेन ही इज गिविंग सिंपल डिक्लेरेशन, और वो अगर कोई गलती भी है तो उसे ऑनलाइन पोर्टल दे दो, भी अपना नाम ठीक कर ले, अपनी ईमेल आईडी ठीक कर ले, उसे अपना पोर्टल कर दो। उसे वहां जाने की जरूरत क्या पड़ रही है आधार सेंटर में? जो अपने आधार में अपना नंबर अपडेट करना चाहता है, उसके पास आधार नंबर पे उसे मोबाइल पे ओटीपी आए, जो नंबर दे रहा है, ईमेल पे ईमेल आए, वेरीफाई कर लो और उसको अपडेट कर दो। तो सरकार क्यों नहीं कर रही है, ये समझ से बाहर है। बहरहाल अच्छी खबर यह है कि ये 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया जाए। उसके बाद आगे बात करते हैं। एक बड़े जोर शोर से सरकार ने नारा दिया था, वो था फैसिलिटी ऑफ इंस्टेंट पैन। आज सरकार ये कह रही है कि पैन सर सिर्फ 10 मिनट में, गेट यूर पैन विद इन 10 मिनट्स। काफी हद तक सरकार ने इस सपने को हकीकत में बदल दिया। इसकी फैसिलिटी आपके पोर्टल पे भी शुरू हो चुकी है, लेकिन इसमें भी कुछ दिक्कतें। इसमें उन्हीं लोगों का इंस्टेंट पैन मिल सकता है, उन्हीं लोगों को इंस्टेंट पैन मिल सकता है जिनके पास आधार है, फिर आधार में मोबाइल लिंक्ड है। If your Aadhaar is not having mobile number, then you cannot use the facility of instant PAN. If your Aadhaar is not having mobile number, you cannot use the facility of instant PAN. जब ऐसे में ये फैसिलिटी यूज ही नहीं कर सकते वो लोग, तो क्या फायदा? जिन्होंने करप्शन करानी है उनके लिए ये फैसिलिटी नहीं है, कॉर्पोरेट्स के लिए ये फैसिलिटी नहीं है, फर्म के लिए ये फैसिलिटी नहीं है, एलएलपी के लिए ये फैसिलिटी नहीं है। ये फैसिलिटी ओनली फॉर इंडिविजुअल है। अगर आपने माइनर का भी कोई पैन कार्ड बनवाना है तो माइनर इस फैसिलिटी का यूज नहीं कर सकता। डिपार्टमेंट ने फैसिलिटी तो ये फिर लॉन्च की है इंस्टेंट पैन की, लेकिन इट इज अगेन रिस्ट्रिक्टेड इन नेचर। रिस्ट्रिक्टेड इन नेचर, कुछ लोग ही इसका प्रयोग कर रहे हैं, वो भी वो लोग यूज कर पा रहे हैं जिनके आधार मोबाइल से लिंक्ड हैं। एक और बड़ी चीज, पहली चीज इंस्टेंट पैन फैसिलिटी के लिए बताई कि आपका आधार में मोबाइल नंबर होना मैंडेटरी है, आधार मोबाइल लिंक होने जरूरी है। दूसरी चीज, आपके आधार में कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ होनी जरूरी है। कुछ लोगों के आधार कार्ड है जिसमें सिर्फ डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है 1976, यानी ईयर ऑफ बर्थ है, कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ नहीं है। तो कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ होना बहुत जरूरी है, जैसे 15 जुलाई 1976। जब तक कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ नहीं है, इंस्टेंट पैन की फैसिलिटी को आप यूज नहीं कर पाएंगे। अच्छी बात यहाँ ये है कि कोई फीस नहीं है, बिना फीस के है। अगर आप सारी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं तो आप जैसे ही अपना आधार नंबर एंटर करेंगे, कैप्चा कोड एंटर करेंगे, ओटीपी आता है, ओटीपी से वेरीफाई करेंगे, आपको विद इन 5 मिनट्स पैन कार्ड इशू हो जाएगा। लेकिन फिजिकल पैन कार्ड नहीं देंगे फ्री कार्ड, फ्री में सिर्फ नंबर मिलेगा। इफ यू वांट कार्ड then you have to pay fees. If you want card, then you have to pay fees. Only e-card number is allotted to you in the facility of instant pan. तो instant pan पे भी आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब पिछले बजट में, जब बजट आया पिछले साल जुलाई में, तो कुछ अनाउंसमेंट आई थी। उसमें उन्होंने कहा था कि कुछ लोग, चाहे उनकी आमदन 2.5 लाख रुपए से, जो मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स है, उनसे कम ही क्यों नहीं है, उनके लिए आयकर विवरणी भरना अनिवार्य होगा। अब सरकार की ये 3 कंडीशंस कौन सी थी? पहले ये 3 कंडीशन मानते हैं, फिर इन 3 कंडीशन से किस किस पर गाज गिरी ये समझे। पहली कंडीशन है डिपॉजिटेड अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट exceeding 1 crore in one or more current account during the previous year. ये क्या कह रहा है? Deposited amount or aggregate of amount. It is talking about amount deposited. It is not talking about cash deposited. Please note that, all viewers, please note that it is not talking about cash deposit. It is talking about amount deposited. If your credit side of your current account is exceeding 1 crore, you are liable to file the return. If your credits in your current account exceeds 1 crore, you are liable to file the return. Further, ये single account में नहीं देखना है, 1 or more current account during the previous year. यानी जिन लोगों के लिए भी 1 करोड़ से ऊपर के करंट डिपॉजिट है,
उनको रिटर्न भरना अनिवार्य है। अब एक छोटे से एग्जांपल है, समझते हैं। एक आदमी 1 करोड़ रुपया सेल है उसकी, 1 करोड़ रुपया सेल है। वो कहता है जी मेरा तो 1 करोड़ रुपए की सेल, 95 लाख रुपए की, सॉरी 98 लाख रुपए की परचेज, प्रॉफिट 2 लाख रुपए। जब हम उसका पहले क्या करते थे, 1 करोड़ 98 लाख माइनस क्या रह गया, 2 लाख रुपया। 1 करोड़ टोटल रसीद है, 98 लाख रुपया आपके बैंक में जमा, माइनस कितना रह गया, 2 लाख रुपया। तो आप कहते हो कि मेरी इनकम मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से कम है, इसलिए मेरे लिए रिटर्न भरना जरूरी नहीं है। अब हमने उसकी बैंक स्टेटमेंट मंगाई और चेक किया, उसमें डिपॉजिट जो है करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा हैं। क्रेडिट साइड 1 करोड़ से ज्यादा हो रही है। ये सेल की बात नहीं कर रहा, क्रेडिट की बात कर रहा है आपके अकाउंट में। तो अगर क्रेडिट्स 1 करोड़ से ज्यादा है तो आपकी रिटर्न चाहे 2.5 लाख रुपए से कम भी प्रॉफिट क्यों नहीं है, आपको अपनी रिटर्न कंपलसरी रूप से भरनी पड़ेगी। ये प्रोविजो ऐड की गई सेक्शन 139 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। दूसरी चीज, incurred expenditure of an amount or aggregate of amount exceeding 2 lakh for travel to a foreign country for yourself or for any other person, for yourself or for any other person। वो कह रहा है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने फॉरेन ट्रैवल पे 2 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किया है अपने ऊपर या किसी और व्यक्ति के फॉरेन ट्रैवल के ऊपर, तो ऐसे व्यक्ति को भी कंपलसरी रूप से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरनी पड़ेगी। कंपलसरी रूप से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरनी पड़ेगी। अब यहां पे भी 1 मिनट रुकूंगा। यहां पर क्या बात हो रही है, आप फैमिली ट्रिप के लिए गए या बिजनेस एक्सपेंडिचर की बात नहीं हो रही। Even a salaried employee whose salary is less than 2,50,000 has visit abroad with the family, से दुबई गया, मलेशिया गया, सिंगापुर गया घूमने के लिए, और उसने पैकेज टूर लिया, 2 लाख रुपए से ज्यादा खर्च हो गई। वो कह रहा है ये तो इनकम मेरी एग्रीकल्चर इनकम थी, उसमें से मैंने खर्च कर दिया। ठीक है भाई, एग्रीकल्चर इनकम थी, ठीक है। इनकम 2.5 लाख रुपए से कम थी, ठीक है, हम कुछ नहीं कह रहे, मान रहे हैं तेरी बात, पर इनकम टैक्स रिटर्न तू भर दे, इनकम टैक्स रिटर्न तू भर दे। ऐसा सरकार का फरमान है, सरकार का फरमान है कि आप ऐसे में इनकम टैक्स रिटर्न भरिए। तो इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ एन अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग ₹2 लाख फॉर ट्रेवल टू ए फॉरेन कंट्री फॉर योरसेल्फ एंड फॉर एनी अदर फैमिली मेंबर। तो ऐसे में आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न कंपलसरी रूप से भरनी पड़ेगी, चाहे आपकी इनकम एग्जेम्प्ट ही क्यों नहीं है, चाहे आपकी इनकम बिलो द टैक्सेबल लिमिट ही क्यों नहीं है। तीसरी कंडीशन, वेरी वेरी डेंजरस, incurred expenditure of an amount or aggregate of amount exceeding ₹1 lakh on consumption of electricity during the previous year। बिजली का बिल 1 लाख रुपए से ज्यादा, यहाँ बिजली के एक बिल की बात नहीं हो रही, कोई भी व्यक्ति ले लो, घर है, ऑफिस है, दुकान है, किसके बिल तो पूरे साल के मिला के 1 लाख से ज्यादा नहीं होते। मेरे नाम पे 4 मीटर लगे हुए हैं, बिल चाहे 25-25 हजार रुपए आते हैं, टोटल 1 लाख से ज्यादा हो गया। 1 लाख से ज्यादा हो गया तो मेरे को इनकम टैक्स रिटर्न भरनी पड़ेगी, भरनी पड़ेगी। अब भरनी पड़ेगी, इसका क्या मतलब है। अब एक एग्जांपल समझते हैं, मैंने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरनी है, मेरी 5 लाख रुपए, मेरी इनकम कितनी है सर, 5 लाख रुपए, मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। मैंने फॉरेन ट्रेवल भी किया, 2 लाख से ऊपर खर्च किया हुआ है, मेरे करंट अकाउंट में भी 1 करोड़ से ज्यादा जमा है, मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल भी 1 लाख रुपए से ज्यादा है। क्या मेरे को तीनों कॉलम टिक करने हैं। मैं अपने व्यूअर, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट भाइयों से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मेरी इनकम 10 लाख रुपए, फॉरेन ट्रैवल भी 2 लाख से ऊपर है, करंट अकाउंट भी 1 करोड़ से ऊपर है, बिजली का बिल भी 1 लाख से ऊपर है। आई एम सेटिस्फाइड ऑल दी 3 कंडीशन, एनी वन छोड़ो, तीनों पूरी कर रहा हूं, इनकम टैक्स रिटर्न भी भर रहा हूं। क्या रिटर्न भरते समय ये तीनों सवालों पे मेरे को यस 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 करना है। ये बहुत अहम क्वेश्चन है, मेरे ख्याल यहाँ हजारों सेमिनार हो चुकी, किसी ने इसका आंसर नहीं दिया होगा।
किसी ने इसका आंसर नहीं दिया होगा, लेकिन मैं आज आपको आंसर देता हूं। वो क्या है कि आपको यहाँ पे भरने की जरूरत नहीं है। इन तीनों ऑप्शन में है एक ऑप्शन आप तब टिक करोगे जब आप प्रोविजो 7 टू सेक्शन 139 में रिटर्न भर रहे हो। अगर आपकी रेगुलर पहले ही रिटर्न फाइलर हो, पहले ही आपकी इनकम टैक्सेबल है, उनके लिए तो ये प्रोविजो आई नहीं। ये प्रोविजो उन लोगों को दायरे में लाने के लिए आई है जो पहले से रिटर्न फाइलर नहीं है और जो कहते हैं कि मेरी इनकम बिलो टैक्सेबल लिमिट है। अगर मैं सारी कंडीशन सेटिस्फाइड क्यों नहीं करता, तब भी मेरे को ये इंफॉर्मेशन टिक करनी जरूरी नहीं है। कहां से मैंने ये इंटरप्रिटेशन निकाली? अब लोग कहेंगे ज्ञान के ज्ञाता है ना यहाँ सारे, तो सभी लोग कहेंगे सर आप कैसे कह सकते हैं? आप अगर अपनी यूटिलिटी खोलें, अपनी फाइल खोलें, वो आपसे पूछता है वेदर यू आर लायबल टू फाइल रिटर्न अंडर प्रोविजो 7 टू दी सेक्शन 139। जब यस करते हो तब ये कंडीशन करता है। जब 139(7) में आप एलिजिबल ही नहीं हो तो आप नो टिक करो ना, अपने आप ये खाना हाइड हो जाता है। तो प्लीज नोट दैट आज के वेबिनार से, आज के सेमिनार से ये क्रंच लेके जाइएगा। ओनली दोज पीपल हुज taxable income is below the maximum amount not chargeable to tax, if satisfied any of these three conditions, are liable to file the return compulsory under ticking that particular provision. All other assessee who are not filing in that particular provision are not eligible to tick that particular provision. They are not liable to file return in that provision. So be careful in filing return. Tick that provision only when you fall in any one of these three category and your income is below the maximum amount not chargeable to tax. अब आगे चलते हैं सर। एक और फॉर्म में आया लास्ट अक्टूबर के मंथ में, दशहरे से कुछ दिन पहले, एक इनकम टैक्स की तरफ से नोटिफिकेशन आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि इनकम टैक्स से अब कोई भी चिट्ठी, कोई भी लव लेटर, कोई भी प्रेम पत्र अब आएगा, कोई भी कोरस्पोंडेंस अब आएगा, तो वो विदाउट डिन नहीं आए। डिन स्टैंड फॉर डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। यहाँ डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं है, यहाँ डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो अब इनकम टैक्स रिटर्न में उन्होंने कह दिया कि अगर आप 139(9) के रिस्पॉन्स में डिफेक्टिव रिटर्न, 142 आपने रिटर्न नहीं भरी है तब उसमें रिस्पॉन्स में, 148 रीअसेसमेंट में, 153A और 153C सर्च असेसमेंट में, आप जिस भी केस में रिटर्न भर रहे हैं, पहले तो आपको सेक्शन लिखना होता था, इस सेक्शन में रिटर्न भर रहे हैं। क्योंकि अब ये रिटर्न तब, पहले लोग क्या करते थे, किसी की रिटर्न रहेगी, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई क्या करते थे, किसी की रिटर्न रहेगी और वो कहता था मेरे को तो 3 साल की रिटर्न चाहिए भाई, भर दो। तो हम वहां पे क्या करते थे, 148 सिलेक्ट किया, कोई भी नंबर डाला, 1 और डेट डाली कुछ भी, और रिटर्न भर दी, सबमिट कर दी। अब जब तक 148 का डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर और डेट वहां नहीं डालोगे, आपकी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं जाने वाली। यानी इसका इंपैक्ट क्या हुआ, जो लोग 2 साल 3 साल 4 साल की रिटर्न किसी तरह जुगाड़ लगा के, हिंदुस्तान में जुगाड़ वर्ड यूज करूंगा, भर देते थे, अब उनका जुगाड़ खत्म हो गया। वो लोग अपनी रिटर्न अब नहीं भर पाएंगे। इफ यू आर फाइलिंग योर रिटर्न इन रिस्पॉन्स टू सेक्शन 139 सबसेक्शन 9, 142 सबसेक्शन 1, 148, 153A, 153C, in all of these 5 circumstances you can file your return only when you have valid document identification number and date of such order. जब आप ये दिन नंबर और डेट डालेंगे, क्या होगा, आगे की इंफॉर्मेशन अपने आप प्रीफिल हो जाएगा। आपको बताने की जरूरत नहीं कि नोटिस 139(9) का था कि 142 का था कि 148 का था कि 153 का था। ये इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी और आपको यहाँ पर अलग से ये डिटेल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सारे के सारे फॉर्म में चेंज हो गया है, ITR 1 से लेके ITR 7 तक। अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी में रिटर्न भर रहे हैं तो आपकी रिटर्न डिफेक्टिव मानी जाएगी अगर आपने उसमें डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर और नोटिस ऑर्डर नंबर नहीं दिया। उसके बाद आगे बात करते हैं। अभी आपने देखा कोविड-19 के चलते सरकार ने इन्वेस्टमेंट की समय सीमा को 1
31 मार्च 2020 तक हमें एटीसी के लिए, एटीडी के लिए, एटीजी के लिए, एटीयू के लिए, हब के लिए इन्वेस्टमेंट करनी होती थी। अब को 24 मार्च को पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन लग गया था, तो हम तो ठहरे लेते हमेशा कब इन्वेस्टमेंट होती है, मार्च के लास्ट हफ्ते में। मार्च के लास्ट हफ्ते में हम कर नहीं पाए थे, लेकिन मोदी साहब ने इसे 30 जून तक बढ़ा दिया था। अब इसने दोबारा बढ़ाते हुए 31 जुलाई तक बढ़ा दिया। मतलब किसी की अगर 31 मार्च 20 तक इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाई थी, तो आज भी 31 जुलाई 2020 तक वो एटीसी, एटीडी, एटीडीबी जो भी सेक्शन है जिसमें हमें डिडक्शन लेनी होती है, इन्वेस्टमेंट कर देता है, तो उसकी डिडक्शन पिछले साल में ले सकता है। लेकिन अब ऐसे भी लोग आपके पास आने वाले बहुत होंगे जो कहेंगे हर इस साल भी छूट ले जाएंगे, 30 जून में पैसे जमा कराए, अगले साल फिर आगे हर ये देखो ये पैसे तो 20-21 में जमा कराए थे, इसकी छूट दोबारा दिलवा दो। 1.5 लाख पिछले साल भी ले लिया, अगले साल भी ले लिया। तो सरकार ने उन लोगों पर शिकंजा कसने के लिए जो इन्वेस्टमेंट 1 अप्रैल 2020 से 30/6/2020 लिखा था पहले फॉर्म में, अब फॉर्म फिर अमेंड होगा क्योंकि ये डेट बढ़ाकर 31/7/20 हो गई है, तो यहाँ पर 31/7/20 हो जाएगी। तो ये कह सकते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट आपने 1 अप्रैल 2020 से लेके 31/7/2020 के बीच में की हैं, उन इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको चैप्टर 6A की डिडक्शन लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आपको एक चीज करनी पड़ेगी। वो चीज क्या करनी पड़ेगी? आपको ये सारी की सारी डिडक्शन दिखाने के लिए हर रिटर्न फॉर्म के अंदर एक अलग शेड्यूल ऐड कर दिया गया है, एक अलग शेड्यूल ऐड कर दिया गया है। तो मेरे को बताना पड़ेगा कि मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट है एटीसी के लिए 1.5 लाख रुपए की मैंने पूरी कर रखी है, एटीडी में 50,000 कर रखे हैं। एटीडी के 50,000 में है 25,000 तो 31 मार्च से पहले थे, 25,000 31 मार्च से पहले बाद है। एटीसी में 1 लाख रुपए पहले थे, 50,000 रुपए बाद है। तो मेरे को उसको 2 हिस्सों में बांटना है। 31 मार्च तक मैंने कितनी इन्वेस्टमेंट की थी और 1 अप्रैल से लेके 31 जुलाई तक कितनी, और सरकार ने जो बाद में इन्वेस्टमेंट की है कहां की है, कैसे कैसे की है, उसे क्लेम करने के लिए अलग से कॉलम आपकी आईटीआर में इंसर्ट कर दिए हैं। तो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट आल्सो। उसके बाद आगे चलते हैं सर। टैक्सेबल डिविडेंड इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी आर नॉट एलिजिबल फॉर ITR 1। आपको पता है पिछले साल तक डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय डोमेस्टिक कंपनी, डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय डोमेस्टिक कंपनी एग्जेम्प्ट हुआ करता था इन द हैंड ऑफ रिसिपिएंट, इन द हैंड ऑफ रिसिपिएंट डिविडेंड इनकम एग्जेम्प्ट हुआ करती। अब क्या हुआ, इस बजट में सरकार ने घोषणा की कि 1 अप्रैल के बाद से जो भी डिविडेंड डिक्लेयर होगा उस पर रिसिपिएंट को टैक्स देना है जिस कैटेगरी में वो फॉल करता है। अब डोमेस्टिक कंपनी के अलावा अगर कोई और डिविडेंड थे, आपको डीम डिविडेंड थे या किसी फॉरेन कंपनी से कोई डिविडेंड आया था, तो वो लोग पहले ITR 1 भर सकते थे। लेकिन इस साल के रिटर्न फॉर्म में अब ये चेंज किया गया कि अगर आपको कोई डिविडेंड आया है और वो डिविडेंड टैक्सेबल है, चाहे वो डोमेस्टिक कंपनी से भी नहीं आया, किसी भी कारण से वो टैक्सेबल डिविडेंड है, तो टैक्सेबल डिविडेंड वाले लोग ITR 1 फॉर्म का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। ITR 1 फॉर्म का प्रयोग कौन लोग कर पाएंगे? सुमित जी, हमें इसके लिए भी एक सेशन रखना चाहिए कि कौन व्यक्ति कौन सा फॉर्म प्रयोग कर पाएगा। ITR 1 कौन यूज कर सकता है, ITR 4 कौन यूज कर सकता है, ITR 6 कौन यूज कर सकता है, ITR 5 कौन यूज कर सकता है। क्योंकि अब इस पे भी इतनी ज्यादा कंफ्यूजन हो गई है ना आपस में कि लोगों को हमें ही नहीं आता कि मेरे को ITR 4 बनना है कि 3 बनना है, 2 बनना कि 1 बनना, 5 बनना कि 6 बनना। तो इसके ऊपर भी हमें एक वेबिनार अलग से रखना चाहिए जिसमें मैं ये समझा सकूं कि किस व्यक्ति के लिए क्या फॉर्म भरा जाना जरूरी है। तो मैं सर यहाँ पर क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा सभी व्यूअर्स जो देख रहे हैं। मैंने जो ITR का ये सेशन प्लान किया था जिसमें चेंजेस का टॉपिक भी था, साथ में आपका ये बिल्कुल सही कंसर्न है कि विच फॉर्म टू बी यूज फॉर द विच पर्पज, तो ये भी जरूरी था। तो इसको हम एक अलग वेबिनार एक और शेड्यूल प्लान कर लेते हैं जिसमें आपका ये टॉपिक भी कवर कर लेंगे कि कौन सा फॉर्म किसके लिए यूज करना है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है सर। आज हम चेंजेस कवर कर लेते हैं, फॉर्म द्वारा कवर कर लेंगे सर। ठीक है। तो जिन लोगों की डिविडेंड टैक्सेबल है वो अब ITR 1 का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। उसके बाद पैन और आधार नंबर ऑफ पेमेंट इज मैंडेटरी इफ टैक्स डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194 IB।
अगर आपकी कोई रेंट की इनकम है और रेंट क्या आप टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं, या हमें पैन या आधार नंबर डिडक्टर का मेंशन करना जरूरी होगा। टैन ऑफ टेनेंट इज मैंडेटरी इफ टैक्स इज डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194I। अगर टैक्स डिडक्टेड हुआ है 194 का आई में टेन, तो आपका जो टेनेंट है उसका टैन नंबर मैंडेटरी है। अब यहां पे एक चेंज आई, सेक्शन 44A। सेक्शन 44A किस लिए था? सेक्शन 44A प्रेजम्पटिव इनकम से डील करता है, और प्रेजम्पटिव इनकम भी किनकी? जो लोग प्लेइंग, हायरिंग और लीजिंग ऑफ टैक्स गुड्स कैरेजेस के बिजनेस में लगे हुए हैं, प्लेइंग, हायरिंग और लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेजेस के बिजनेस में लगे हुए हैं। 44A सेक्शन की एक कंडीशन थी कि आपके नंबर ऑफ व्हीकल शुड नॉट एक्सीड 10 ड्यूरिंग एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। अगर आपके पास जितने भी गुड्स कैरेजेस हैं किसी भी दिन साल में 10 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। जैसे ये गुड्स कैरेजेस 10 से ज्यादा होते हैं, आप सेक्शन 44A से बाहर हो जाते हैं, आप सेक्शन 44A के दायरे से बाहर हो जाते हैं। तो सेक्शन 44A ऑफ द प्रेजम्पटिव इनकम फ्रॉम गुड्स एंड कैरेजेस, द सीलिंग ऑफ मैक्सिमम रो इज रिमूव्ड and in new validation number of vehicles should not exceed 10 vehicles at any time during the year resided। अब यहाँ क्या चेंज किया गया यूटिलिटी में? पहले यहाँ कुछ ही रो थी। अब मान लो कि एक व्यक्ति के पास 10 ट्रक हैं, तो वो 10 रो ही नहीं होती थी, वो इनकम कहाँ 10 ट्रक होगी अलग अलग ऐड करें, तो वहां यूटिलिटी में दिक्कत आती थी। तो फिर वो क्या करता था, 2 की इनकम मर्ज करता था, 3 की इनकम मर्ज करता था, जिससे 3-4 रो जितनी है उसमें वो इनकम रिफ्लेक्ट कर पाए। अब उन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक वैलिडेशन तो ये लगाई कि वहां 10 ही रो कर दी, 10 से ज्यादा तो किसी की होंगी नहीं, और उसके ऊपर एक डिक्लेरेशन भी ऐड कर दी, एक वैलिडेशन भी ऐड कर दी कि नंबर ऑफ व्हीकल शुड नॉट एक्सीड 10 व्हीकल एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। यानी जिन लोगों के पास 10 से ज्यादा व्हीकल हैं वो ऑटोमेटिकली इस फॉर्म का प्रयोग नहीं कर पाएंगे जो ITR 4 था, उन्हें इसके दायरे से बाहर कर दिया गया। तो सेक्शन 44A वाला जो शेड्यूल जहां जहां लगता था वहां पर ये चेंज किया गया। उसके बाद डिटेल ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इन ITR फॉर्म 1 और इन ITR फॉर्म 1 गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैव बीन बाइफर्केटेड इन स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट और ए टाइप एज NA एडेड टू दिस लिस्ट। पहले क्या होता था, आपसे पूछता था कि आप अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपको बताना होता था गवर्नमेंट है, नॉन गवर्नमेंट है या सेमी गवर्नमेंट है। पहले ITR 1 में 3 कॉलम हुआ करते थे, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट। अब उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट को फर्दर बाइफर्केट कर दिया, गवर्नमेंट को फर्दर बाइफर्केट कर दिया कि स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो आपको अलग से बताना पड़ेगा। आपको मेंशन करना पड़ेगा ITR 1 भरते हुए कि वेदर यू आर ए स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय और वेदर यू आर ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है ये तो सरकार ही जाने, लेकिन यहाँ पर अब एक कॉलम बता दिया। पहले आपको बताना पड़ेगा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर टिक करोगे तो आगे पूछेगा स्टेट हो या सेंट्रल हो या नॉट एप्लीकेबल है, तीनों में से एक को आपको टिक करना होगा। उसके बाद लास्ट ईयर कोविड आने से पहले ही पूरे देश में त्राही थी, हर बिजनेसमैन कह रहा था मंदी 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 मंदी, और उस मंदी को चलते अक्टूबर के महीने में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक ऑर्डिनेंस लेके आई थी जिसपे कंपनीज के टैक्स रेट उन्होंने चेंज कर दिए थे। इफ यू वांट टू टेक मैट क्रेडिट तो ये रेट है, अगर मैट क्रेडिट नहीं लेना चाहते तो ये रेट है, और अगर नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लगाते हैं तो उनके लिए स्पेशल टैक्स रेट आ गई थी 15% की, और बाकी कंपनियां जो मैट क्रेडिट नहीं लेने जाती उनके लिए रेट कर दी गई थी 22% की। तो ITR 6 फॉर्म जो इस साल का आया है उसमें इन जिन लोगों ने इस ऑप्शन को अवेल किया है, जो लोग कहते हैं कि हम अपनी टैक्स रियायतें छोड़ना चाहते हैं, हम अपनी मैट क्रेडिट छोड़ना चाहते हैं, नए टैक्स रिजाइम में जाना चाहते हैं, तो ITR 6 फॉर्म में जो कंपनीज के लिए एप्लीकेबल होता है, ITR 6 फॉर्म एक्सक्लूसिवली किसके लिए है, कंपनीज के लिए है। तो उसमें एक ड्रॉप डाउन बॉक्स आ गया, उसमें ड्रॉप डाउन बॉक्स में क्या आ गया, इन फॉर्म नंबर ITR 6 फॉर कंपनीज provides a new drop down utility to opt for concessional tax regime of 22% offered to corporates or new companies under section 115 BAA or 115 BAB। मतलब if you are opting for new regime, it is not compulsory for all,
इट इज फॉर ओनली दोस्त कॉर्पोरेट हु ओप्ट फॉर द डैट। इसके लिए एक फॉर्म भी सरकार ने नोटिफाई किया था कि जो लोग कंसेशनल टैक्स रिजाइम में जाना चाहते हैं कंपनीज के केस में, उन्हें ये फॉर्म पर्टिकुलरली भर के जमा कराना था, गवर्नमेंट के पोर्टल पे ऑनलाइन ही जमा कराना था। ये यानी कंसेशनल टैक्स रिजाइम को केवल वही कंपनियां ऑप्ट कर सकती थी जिसने इसके लिए डिक्लेरेशन फाइल की थी। जिन्होंने ये डिक्लेरेशन फाइल नहीं की थी वो इसको ऑप्ट ही नहीं कर सकती थी। तो अब इन्होंने क्या किया है, इन फॉर्म ITR 6 फॉर कंपनीज, जो ITR 6 आया है उसमें एक ऑप्शन दिया है कि अगर आपने कंसेशनल टैक्स रिजीम को ऑप्ट किया है तो आपको ये वाले टेबल पे को टिक करना पड़ेगा। उस टेबल में ऑटोमेटिकली टैक्स कैलकुलेट होकर कम आएगा। यानी अगर आप 22% वाली स्लैब में फॉल करते हैं तो 22 आएगा, 15 वाली स्लैब में फॉल करते हैं तो 15 आएगा। द ITR फॉर्म 3, 5 and 6 details pertaining to the assessee of paying additional income tax in case of non-repetition of primary adjustment within the prescribed time limit। ये चेंज जो मैं चेंज नंबर 15 है मेरा, ये ITR 3 में भी, ITR 5 में भी, ITR 6 में भी, यानी बिजनेस वाले जो तीनों फॉर्म है जहां पे ऑडिट की रिक्वायरमेंट होती है वहां पे चेंज है। ये चेंज बेसिकली किन के लिए है, जो लोग फॉरेन ट्रांजैक्शन या डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग की ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पर ये किसके लिए बात कर रहा है, इन केस नॉन रेपिट्रेशन ऑफ प्राइमरी एडजस्टमेंट विद इन प्रेस्क्राइब्ड टाइम लिमिट। जो नॉन रेपिटेशन का फंड का टाइम है, अगर प्राइमरी एडजस्टमेंट का टाइम है विद इन प्रेस्क्राइब्ड टाइम लिमिट जो 6 मंथ का होता है उसके अंदर नहीं हुआ तो इस अमाउंट पे हमें एडिशनल टैक्स पे करना था। इसके लिए पिछले हाल सेक्शन आ गया था। जो एडिशनल टैक्स पे करना था नॉन रेपिटेशन ऑफ एडजस्टमेंट, प्राइमरी एडजस्टमेंट विद इन प्रेस्क्राइब्ड टाइम लिमिट, उसके लिए भी इन्होंने अलग से कॉलम इंसर्ट कर दिया है और ये चेंज ITR 3, 5 और 6 सभी प्रकार के फॉर्म्स में हो गया है। उसके बाद अभी आपको पता है कि सेक्शन 44 AB भी इस साल के बजट ने अमेंड किया और रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कर दिया। इसी साल से 5 करोड़ वाली लिमिट एप्लीकेबल, इसी साल से 5 करोड़ वाली लिमिट एप्लीकेबल है। जब आप अपनी ITR 3, 5 या 6 भरते थे तो आपसे ऑडिटर डिटेल मांगी जाती थी नीचे, जिसमें वो कहता था कि आप अपना नेम ऑफ ऑडिटर बताओ, ऑडिटर पैन नंबर बताओ, ऑडिटर फॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर बताओ, डेट ऑफ ऑडिट बताओ, डेट ऑफ अपलोडिंग टू दी वेबसाइट बताओ, ये सारी इंफॉर्मेशन आपसे मांगता था। अब इन्होंने एक और चीज, एक पंगा और ले लिया है। सेक्शन 44 AB में क्या हुआ है कि 1 करोड़ से 5 करोड़ के बीच वाले लोग जिन लोगों की टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, अगर उनकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है तो उन्हें 44 AB वाला टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड कि उनकी टोटल रिसीट का 5% से ज्यादा कैश में ना हो, एंड और नहीं है, एंड टोटल पेमेंट 5% से ज्यादा कैश में ना हो। अब यहाँ पर ITR फॉर्म भी यहाँ पर ये पूछ रहा है, वो पूछता है आपकी टर्नओवर क्या 1 करोड़ से 5 करोड़ के बीच है। मैं कहता हूं मेरी टर्नओवर 3 करोड़ है जी, वह तो ऑडिट होना है। नीचे पूछता है क्या आपकी रिसीट 5% से ज्यादा कैश में है। फिर पूछता है क्या आपकी पेमेंट 5% से ज्यादा कैश में है। अगर आप दोनों कंडीशन को कहते हो नो भी दोनों में है, मेरे पे तो कोई नहीं लगता, फिर ये आपका ऑडिट वाला कॉलम ही ब्लॉक कर देता है, ये ऑडिट की जरूरत नहीं है, टाटा बाय बाय। यानी ITR 3, 5 और 6 फॉर्म इटसेल्फ इन्होंने चेंज कर दिए हैं। जो 44 AB में अमेंडमेंट आई थी जहां पर यह कहा गया था कि आपकी टोटल रिसीट का 5% से ज्यादा कैश में नहीं होना चाहिए एंड टोटल पेमेंट का 5% से ज्यादा कैश में नहीं होना चाहिए। अगर आप ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली पूरी करते हैं तो ऐसी दशा में आपको अपने अकाउंट्स ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है और ना ही इसकी इंफॉर्मेशन देने की जरूरत है। तो जो ITR 3, 5 और 6 है उसमें सिर्फ एक कॉलम इंसर्ट किया गया जिसमें यह कहा गया कि केवल उन्हीं लोगों से को ये डिटेल भरनी पड़ेगी जिनकी टर्नओवर इस साल की रहती है और ये कहते हैं कि हमारी हारी के सारा काम जो है डिजिटल मोड से है और हमें ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। तो उनके लिए 2 एडिशनल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट होगी, उन्हें ये इंफॉर्मेशन भी अपनी ITR 3, 5 और 6 जो भी उन पर एप्लीकेबल है उसमें देनी होगी। इससे आगे मैं बात करता हूं ऑप्शन टू चूज मोर देन 1 बैंक अकाउंट फॉर क्रेडिट ऑफ रिफंड।
ये बहुत ही अच्छा और वेलकम स्टेप है। अब तक क्या होता था, से मेरे 5 सेविंग बैंक अकाउंट है, 5 सेविंग बैंक अकाउंट है, 2 करंट अकाउंट है, मैंने 7 के 7 अकाउंट अपनी ITR भरते हुए मेंशन कर। वो कहता था टिक एनी वन इन विच यू वांट योर रिफंड क्लेम, जिसमें आप चाहते हो रिफंड आया। अब मैंने से मेरे 5 अकाउंट थे, मैंने एक पे टिक किया, उसमें रिफंड आया, किसी वजह से वो अकाउंट बंद हो गया, उस अकाउंट का कुछ मिसमैचिंग थी, कोई अकाउंट नंबर में दिक्कत थी, उस अकाउंट नंबर से आधार लिंक नहीं था, वो अकाउंट प्री वैलिडेट नहीं था, उस अकाउंट में पैन नंबर नहीं दिया हुआ था जिसमें मैंने टिक किया, तो वो रिफंड वापस चला जाता था। इनकम टैक्स वाले कहते थे हमने रिफंड दे दिया, SSC अब कहता था रिफंड मिला। तो इनकम टैक्स ने यहाँ पर एक वेलकम स्टेप लेते हुए क्या किया कि आप एक से ज्यादा करंट अकाउंट भी टिक कर सकते हो, जिसपे चाहोगे उसमें रिफंड मिल जाए। से मेरे 5 अकाउंट है, मैंने 5 पे टिक कर दिया कि तुम्हारी इच्छा जिसमें देना हो उसी में रिफंड दे देना, पर दे देना कृपा करके। अब वहां पर SSC को ऑप्शन होगी कि यू फॉर द क्लेमिंग ऑफ रिफंड you can tick more than one bank account, you can tick more than one bank account for this purpose. तो it is very clear, मैंने आपको क्लियर कर दिया कि अगर आप रिफंड क्लेम करना चाहते हैं तो वहां पर एक से ज्यादा बैंक अकाउंट टिक करने की सुविधा भी अब ITR फॉर्म्स में जितने भी ITR हैं उसमें प्रदान कर दी गई है। अब कुछ लोग NRI थे, हिंदुस्तान में रिटर्न भरते थे, वो उनका कुछ ना कुछ हिंदुस्तान में टैक्स भी कटा होता था जिसका उन्होंने रिफंड भी क्लेम करना होता था। अब हिंदुस्तान में उनका बैंक अकाउंट होता नहीं था, इस वजह से रिफंड उनका आता नहीं। अब अगर आप NRI हैं और इफ यू आर होल्डिंग फॉरेन बैंक अकाउंट्स, you are having foreign bank account, so you can take your refund, you can claim your refund in your foreign bank account also। ये एक और नई चीज है कि वो फॉरेन बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। यहाँ पे फर्क यही है कि आपको नेम ऑफ द बैंक, अकाउंट नंबर, कंट्री, ये चीजें तो देनी ही देनी है। IFSC कोड की जगह आपको स्विफ्ट कोड देना है, IFSC कोड की जगह आपको स्विफ्ट कोड देना है। तो ये सभी NRIs के लिए जिनके फॉरेन बैंक अकाउंट थे, जिसकी वजह से उनको रिफंड पहले नहीं मिलते थे, तो अब उनके लिए खुशखबरी है कि अब अगर वो रिफंड लेना चाहते हैं तो सीधे अपने फॉरेन बैंक अकाउंट्स में ले सकते हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सरकार ने उनके लिए भी चेंज कर दिया है। अब कुछ और चेंजेस भी थी जो मैंने अभी स्किप की क्योंकि समय की कमी है, मेरे को थोड़ा सा टच करना 26AS पे भी। मैंने कहा था मैंने 4 चीजों पे बात करनी है, एक चीज पे ही 1 घंटा ले लिया मैंने, लेकिन इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा टच जरूर करूंगा मैं। फॉर्म नंबर 26AS, फॉर्म नंबर 26AS इंटायरली चेंज हो गया है। सेक्शन 285BB में था इसका सारा प्रोग्राम, ये सारा का सारा फॉर्म 26 सारा का सारा चेंज हो गया है। इसे एनुअल टैक्स स्टेटमेंट कहा जाता है। एनुअल टैक्स स्टेटमेंट का जो परफॉर्मा है वो चेंज हो गया और नया परफॉर्मा पूरे देश में 1 जून 2020 से लागू हो गया। अभी 2-3 महीने बाद जब एंट्री TDS की रिटर्नें चली जाएंगी और बाकी चीजें चली जाएंगी तो आप देखेंगे फॉर्म नंबर 26AF में पहले से ज्यादा इंफॉर्मेशन, पहले से ज्यादा डिटेल। कौन कौन सी चेंजेस हुई है पहले देखिए। ये फॉर्म नंबर 26AS के लिए मैंने स्लाइड दे रखी है। यहाँ पे आ रहा है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। यहाँ पे क्या आ रहा है, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट सी रूल 114I। तो पहला चेंज तो यही हुआ है कि इसका नाम एनुअल टैक्स स्टेटमेंट से बदलकर एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट कर दिया। एनुअल टैक्स स्टेटमेंट से बदलकर एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट कर दिया गया है। ऊपर फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर, लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्म नंबर 26 से लिखा आ रहा है। अब देखिए नीचे पार्ट ए में भी कुछ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अब शो होने लग गई है। इसमें आपका परमानेंट अकाउंट नंबर और आधार नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर और आधार नंबर दोनों आ रहे हैं। आपके परमानेंट अकाउंट नंबर भी आ रहा है, आपका आधार नंबर भी आ रहा है, आपका नेम भी आ रहा है, आपका डेट ऑफ बर्थ और इनकॉर्पोरेशन भी आ रहा है, मोबाइल नंबर भी आ रहा है, ईमेल आईडी भी आ रहा है, एड्रेस भी आ रहा है। तो
अब आपका फॉर्म नंबर 26AF, अभी मैं जो आधार पैन इंटरचेंजेबिलिटी की बात कर रहा था, तो फॉर्म 26AF भी आपका आधार नंबर से डाउनलोड हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक वो फैसिलिटी कहीं नजर नहीं आ रही। बहरहाल इसके अंदर फॉर्म नंबर 26AF के अंतर्गत आपका परमानेंट अकाउंट नंबर होगा, आपका आधार होगा, आपका नेम होगा, आपके डेट ऑफ बर्थ और इनकॉर्पोरेशन होगी, आपका मोबाइल नंबर होगा, आपका ईमेल एड्रेस होगा, आपका एड्रेस होगा। अब पार्ट बी में क्या क्या डिटेल आएंगी यहां पर समझना जरूरी है। पहला, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू टैक्स डिडक्टेड और कलेक्टेड एट सोर्स। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू टैक्स डिडक्टेड और कलेक्टेड एट सोर्स, ये तो पहले भी आती थी, अब भी आएगी, लेकिन इस साल टीडीएस के कुछ दायरे बढ़े। इंफॉर्मेशन ऑफ टैक्स डिडक्टेड और कलेक्टेड एट सोर्स फॉर्म नंबर 26 में जो बात करूं, तो इसमें एक जो नई इनकम आने वाली है वो आने वाली है डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम पे अब टीडीएस कटने लग गया है, डिविडेंड इनकम पे टीडीएस कटने लग गया तो यहाँ पे आएगी। अब एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, से मेरे को रिलायंस से 500 रुपए का डिविडेंड आया और वो 500 रुपए की एंट्री मेरे 26AF में रिफ्लेक्ट कर रही है। ये बड़े ध्यान से सुनना अभी, मेरे 500 रुपए की डिविडेंड की एंट्री मेरे फॉर्म नंबर 26AF में आ रही है सर। अब इससे क्या फर्क पड़ा, मेरा सेसी कहता है इससे क्या फर्क पड़ा, ये रिलायंस के 500 रुपए का डिविडेंड है और 5 रुपए रिलायंस ने डिविडेंड दिया, तो 100 शेयरों पे 5 शेयर 500 रुपए, यानी मेरे को डिविडेंड कितना आया 500 रुपए का। लेकिन मान लो कि ये शेयर मैंने अभी खरीदे थे डिविडेंड लेने के लिए, तो आज की डेट में 1700 रुपए रिलायंस का शेयर का रेट है, 1700 रुपए शेयर का रेट है, तो 100 शेयर खरीदने के लिए मेरे कितने पैसे लगे होंगे, 1,70,000 रुपए। डिपार्टमेंट ये नहीं पूछेगा कि 500 का डिविडेंड कहां से आया, डिपार्टमेंट ये पूछेगा भैया 1,70,000 कहां से आए ये बता। तो इस तरह अगर आपके 10 कंपनियों है, किसी से 500 रुपए, किसी से 200 रुपए, किसी से 300 रुपए, किसी से 400 रुपए, किसी से 800 रुपए डिविडेंड आ रहा है, एक तो आपका 26AF बल्कि हो गया। दूसरा, साथ ही साथ डिपार्टमेंट उन जिन इन्वेस्टमेंट पे आपको डिविडेंड इनकम या इंटरेस्ट इनकम आ रही है, आपसे पूछेगा उसका सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बताइए। उसका सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बताना आपके लिए ज्यादा डेंजरस है डिविडेंड को दिखाने, क्योंकि लोग बड़े आराम से कह रहे हैं कि डिविडेंड पे टैक्स लगा क्या फर्क पड़ा, अगर 200-500-700 रुपए टैक्स और बढ़ जाएगा, 500-700 रुपए टैक्स नहीं बढ़ जाएगा भाई साहब, आपकी जन्म पत्री खोल देगा वो, आपकी जन्म पत्री आपका 26AS खोलने वाला है। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू टैक्स डिडक्टेड और कलेक्टेड एट सोर्स, ये सिर्फ मैंने एक एग्जांपल दिया। ऐसे ही आप ई कॉमर्स वेबसाइट से जो सामान मंगाते हैं उसके ऊपर भी 2% TCS कलेक्ट करना स्टार्ट हो गया है। तो आपने जो ऑनलाइन मॉड्यूल से परचेज करते थे, पहले उसकी इंफॉर्मेशन होती थी नहीं होती थी, देते थे नहीं देते थे, दिखाते थे नहीं दिखाते थे, अब वो भी आपके 26AS में रिफ्लेक्ट करने वाली है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा कि फॉर्म 26AS बल्कि होना, फॉर्म 26 इनलार्ज होना अपने आप में आपके लिए एक समस्या बनने वाला है। उसके बाद इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अब स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की बात करूं तो एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न हुआ करती थी पहले जमाने में, एक AIR। अब 2-3 साल से सरकार ने एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न को रिप्लेस कर दिया है स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से, SFT की रिटर्न हम बोलते हैं, और SFT का दायरा एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न के दायरे से कहीं ज्यादा है और सरकार अभी इस दायरे को और ज्यादा विस्तृत करना जा रही है। तो आपकी जितनी भी स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की इंफॉर्मेशन है, इफ यू हैव एंटर्ड इनटू ए हाई वैल्यू म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन, if you have entered into a stock market transaction, if you are entered in foreign currency transaction, if you are entered in commodity transaction, if you are entered in a derivative transaction, if you have purchased high value real estate transaction, if you have purchased a high value motor car, if you have purchased jewelry for a high value, all these type of transaction, here you have purchased a bond for a high value, all these specified transactions are now going to be reported in your form number 26AS, my dear friend. अब आप देखिए, आपकी जन्म पत्री क्यों कह रहा हूं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले आप पंडित और ज्योतिषी बनने वाले हैं। जो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं पता वो उनको पता है, आपके शेयर्स पता होंगे, आपकी कमोडिटी पता होंगी, आपके फॉरेन एक्सचेंज पता होंगे, आपके डॉलर्स पता होंगे, आपके बॉन्ड्स पता होंगे, आपकी ज्वेलरी पता होगी, आपकी गाड़ियां पता होंगी, आपके प्लाट मकान फ्लैट बंगले कितने हैं, हब डिपार्टमेंट के पास आने वाला है और वो तस्वीर आपको दिखाएंगे ऑनलाइन।
अभी तक ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी सुनी थी आपने, अब इनकम टैक्स वालों की एस्ट्रोलॉजी देखना यहाँ पे क्या वो करने जा रहे हैं। तो बहरहाल इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू टीडीएस और टीसीएस आपके फॉर्म नंबर 26 एएस में आने वाली है। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आपके फॉर्म नंबर 26 ए में आने वाली है। इंफॉर्मेशन रिलेशन टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस आने वाली है। पेमेंट ऑफ टैक्सेस की बात करें तो चाहे आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरा है, चाहे आपने एडवांस टैक्स भरा है, चाहे आपने रेगुलर असेसमेंट टैक्स भरा है, चाहे आपने इक्वलाइजेशन लीवे भरा है, चाहे आपने एसटीटी भरा है, चाहे आपने किसी तरह के और डायरेक्ट टैक्स की पेमेंट करी है, ऑल टाइप ऑफ पेमेंट रिलेटिंग टू टैक्सेस आर रिफ्लेक्टेड इन योर फॉर्म नंबर 26 एएस माय डियर फ्रेंड। उसके बाद इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द डिमांड एंड रिफंड, आपके डिमांड एंड रिफंड, रिफंड की इंफॉर्मेशन तो पहले भी आती थी फॉर्म नंबर 26 में, डिमांड की इंफॉर्मेशन भी आने वाली, डिमांड की इंफॉर्मेशन भी सर यहाँ पे आने वाली है। इससे क्या होने वाला है, अब रिफंड की आती थी नहीं आती थी इससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अगर डिमांड की आएगी तो मेरे को फर्क पड़ने वाला है दोस्तों। अगर डिमांड की इंफॉर्मेशन आएगी तो मेरे को फर्क पड़ने वाला है। फर्क क्यों पड़ने वाला है मैं आपको बार बार बता रहा हूं, अगर डिमांड्स नजर आएंगी तो बहुत फर्क पड़ने वाला है। से एक एसएससी है जिसकी 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 सभी में डिमांड नजर आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, ही इज ए हैबिचुअल डिफॉल्टर, ही इज ए विलफुल डिफॉल्टर। हर साल में डिमांड खड़ी हो जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि हर साल आप कुछ गड़बड़ करते हो, हर साल आप कुछ चोरी करते हो। जब ये इंफॉर्मेशन आपके फॉर्म नंबर 26 ए में रिफ्लेक्ट होनी आएगी तो यकीन मानिए दोस्तों दिक्कतों का दायरा बढ़ने वाला है, परेशानियां बढ़ने वाली हैं, संकट बढ़ने वाले हैं, इसके लिए तैयार हो जाइए। लेकिन बहरहाल के लिए यही कि सभी प्रकार की डिमांड और रिफंड्स आपके 26 एएस में रिफ्लेक्ट होंगे। उसके बाद इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द पेंडिंग प्रोसीडिंग, आपके खिलाफ कितनी पेंडिंग प्रोसीडिंग्स हैं। 139 में कोई पेंडिंग केस है, 142 में पेंडिंग है, 143 में पेंडिंग है, 148 में पेंडिंग है, 154 है, 153 है, 133 है, कुछ भी है, सर्वे है, सर्च है, सीजर है, रीअसेसमेंट है, रिकम्पोजिशन है, डिफेक्टिव है, all kind of proceedings with the income tax department is to be reflected here my dear friends। अब इससे फिर वही पता चलेगा कि अगर आपका एक खाली केस लग जाता है तो यानी आप रिटर्न में गड़बड़ करते हो मेरे भाई। डिपार्टमेंट की नजर आप पे ज्यादा कड़ी रहने वाली है। पेंडिंग प्रोसीडिंग आने से ये पता चलना पड़ेगा, और पेंडिंग प्रोसीडिंग ये भी बताएंगी कि आप पेंडिंग प्रोसीडिंग को निपटाने में कितना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। कोई इनकम टैक्स का नोटिस आया था, उसको ठीक करने में, उस कंप्लायंस को दूर करने में आप कितना ज्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, ये भी डिपार्टमेंट देखना चाहेगा। तो ऑल पेंडिंग प्रोसीडिंग्स विद रिलेटिंग टू यू, योर पैन, योर आधार आर रिफ्लेक्टेड इन योर 26 एएस नाउ। रुक जाइए, ब्लैक मनी एक्ट, फॉरेन एसेट एक्ट आ चुका है, ब्लैक मनी अनडिस्क्लोज्ड एसेट एक्ट आ चुका है, बेनामी एक्ट आ चुका है। ये सारे कौन रेगुलेट कर रहा है, ये भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रेगुलेट कर रहा है। इससे रिलेटेड भी कोई पेंडिंग प्रोसीडिंग है, आपका बनामी में कोई केस चल रहा है, आपका ब्लैक मनी में कोई केस चल रहा है, आपका मनी लॉन्ड्रिंग में कोई केस चल रहा है, आपका कुछ और है, तो ऐसा माना जा रहा है कि ये सारी प्रोसीडिंग्स भी अब आपके फॉर्म नंबर 26 एएस में रिफ्लेक्ट करेंगी। तो फॉर्म 26 एएस पहले तो कहते थे कि लेजर है, लेजर है, पेन लेजर है, अब कंप्लीट लेजर बनने वाला है। ये इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट आपकी कंप्लीट जन्म पत्री बनने वाली है। उसके बाद इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कंप्लीटेड असेसमेंट, मेरे खिलाफ इनकम टैक्स के 10 नोटिस पेंडिंग थे, 10 में से 6 पेंडिंग है, 4 मैंने निपटा दिए, वो भी नजर आएंगे। अब समझिए मेरे पिछले 6 सालों में मिला के कुछ 15 तरह की प्रोसीडिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पेंडिंग चल रही है। पिछले 6 सालों में 15 प्रोसीडिंग पेंडिंग चल रही है, 15 में से 5 निबट चुकी हैं, 10 पेंडिंग है। 15 में से 5 निबट चुकी हैं, 10 पेंडिंग है। तो क्या होने वाला है, बाकी की 10 जो कंप्लीट हो चुकी हैं और 5 पेंडिंग है, पेंडिंग वाली तो ऊपर आएंगी, 10 जो कंप्लीट हो चुकी वो भी नीचे आएंगी। अब कंप्लीट से क्या देखने वाला डिपार्टमेंट, जो निपटा दिया मैंने वो आपकी हिस्ट्री देखेगा, तो वो एसएससी की हिस्ट्री देखेगा, कहीं इसका रोज केस तो नहीं लग जाता, कहीं इसके यहाँ रोज सर्वे तो नहीं होता,
इसके यहाँ सर्च कितनी बार हुई है, इस पे कोई बनामी का केस तो नहीं था, इस पे कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस तो नहीं था, इस पे कोई अनडिस्क्लोज्ड एसेट का केस तो नहीं था, इसमें कोई जब नोटबंदी हुई थी उस समय का केस तो नहीं था। तो कंप्लीटिंग प्रोसीडिंग की इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे आने वाली है। उसके बाद एनी अदर इंफॉर्मेशन इन रिलेशन टू सब रूल 2 ऑफ रूल 114I, एनी अदर इंफॉर्मेशन टू सब रूल 2 ऑफ रूल 114I। तो यहाँ पर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आने वाली है। मैंने आपको बताया था बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका फॉरेन जॉब है, जहाँ पर फॉरेन इंडिया है रहते हुए वो फॉरेन काम कर रहे हैं और उनकी सैलरी फॉरेन अकाउंट में क्रेडिट होती है और उनका कुछ फॉरेन टैक्स क्रेडिट भी है। तो फॉरेन टैक्स क्रेडिट का पहले क्लेम लेना बहुत मुश्किल काम था। अब ऐसी बात की जा रही है कि अगर आपकी फॉरेन में कोई एसेट है, फॉरेन से कोई इनकम है और उन कंट्रीज के हाथ हमारे कोई ट्रीटी हैं या फॉरेन की कोई टैक्स डिडक्शन आपकी हुई है, उसके कुछ क्रेडिट बाकी हैं, तो वो इंफॉर्मेशन भी आपके फॉर्म नंबर 26AS में रिफ्लेक्ट करेगी। तो ये मैंने बड़े ही ब्रीफ में आपको बताया कि फॉर्म 26AS आपकी अब कंप्लीट जन्म पत्री कह लो, कंप्लीट होरोस्कोप कह लो, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ऑनलाइन अवेलेबल होगा, सारा का सारा आपके पास नजर आने वाला है। ये कौन करेगा इशू? ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन करने के लिए द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स और डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम और पर्सन ऑथोराइज्ड बाय हिम शैल अंडर सेक्शन 285B of Income Tax Act 1961 upload in the registered account of the SSC an annual information statement in form number 26AS containing the information specified in column 2, which is in his possession within 3 months from the end of the month in which information is received by him. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्या होता था, 26AS ने इंफॉर्मेशन अपलोड कर दी तब ठीक है, नहीं कर दी तब अब ठीक है। अब ये कह रहा है प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम और डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम और पर्सन अथोराइज्ड बाय हिम, जो भी पर्सन, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंजेस को अपॉइंट करें चाहे स्टॉक ब्रोकर्स को अपॉइंट करें, वो भी इंफॉर्मेशन अपलोड कर सकेंगे अंडर सेक्शन 285BB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट and upload in the registered account of the SSC an annual information statement in form number 26AS containing the information specified in the column number 2, which is in his possession within 3 months from the end of month in which information is received by him. तो 3 महीने की समय सीमा लगाएगी यहाँ पर इंफॉर्मेशन अपलोड करने के लिए। जो भी इंफॉर्मेशन आपको आएगी 3 महीने के अंदर आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। उसके बाद मैंने अभी आपको बताया जैसे कोई फॉरेन टैक्स क्रेडिट, द बोर्ड में अथोराइज प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम और डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम और एनी पर्सन अथोराइज्ड बाय हिम to upload the information received from any officer, authority or body performing any function under any law or for information received under an agreement referred to in section 90 or 90A of Income Tax Act or add the information received from any other person to the extent it may deem fit in the interest of revenue in annual information statement referred to in sub rule 1. तो foreign tax credit से related, foreign asset से related भी आपके पैन पर कोई इंफॉर्मेशन अगर रिसीव हुई है तो वो इंफॉर्मेशन भी अब आपके फॉर्म नंबर 26AS में रिफ्लेक्ट करने वाली है। तो कैसे अपलोड होगी, किस फॉर्मेट में होगी, क्या स्टैंडर्ड होगा, ये सब बोर्ड नोटिफाई करेगा। अब ये अभी लास्ट पे 5 मिनट में लगाऊंगा इस पे, उससे पहले 2 बातें। अब 2 बातें जो मैं आपसे करने जा रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से सुन लीजिए। एक अभी रिसेंटली सीबीडीटी ने सीबीआईसी के हाथ, सीबीडीटी ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के हाथ एक एमओयू साइन किया। वो एमओयू कहता है कि दोनों डिपार्टमेंट अब रियल टाइम बेसिस पर अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करें। अब इंफॉर्मेशन अगर शेयर करेंगे, जो मैंने कहा कि कंप्लायंस विंडो में चेंज आया है, अभी असेसमेंट ईयर 18-19 के नोटिस आ रही है, लोगों को ईमेल आ रही है, एसएमएस आ रहे हैं कि आपके
पैन पर कंप्लायंस जनरेट हुआ है, पर कृपया चेक कीजिए। उनमें एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नजर आनी शुरू हुई है, दो। एक आपको पता चला कुछ सालों पहले जब ये रिटर्न आई थी, इन्होंने कहा था कि आपने अपनी आईटीआर में जीएसटी के टर्नओवर और जीएसटीएन नंबर बताना है। अब जीएसटी की टर्नओवर क्या है, जीएसटी रिटर्न में क्या है और इनकम टैक्स रिटर्न में क्या टर्नओवर है, अगर दोनों में मिसमैच है तो आपको कंप्लायंस जनरेट हो रहा है कि व्हाई दिस डिफरेंस इज अराइज। आप मेरी बात समझ गए? अगर आपकी जीएसटी रिटर्न और इनकम टैक्स रिटर्न में फर्क आ रहा है, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में हो सकता है, आपका कंप्लायंस जनरेट हो जाएगा और आपको अपने कंप्लायंस में बताना पड़ेगा व्हाई दिस डिफरेंस इज अराइज। और अगर योर रिप्लाई इज नॉट सेटिस्फैक्टरी, इफ योर income declared in your ITR as a sale turnover is more than your GSTR turnover, then department can add that revenue to your income and assessed accordingly. दूसरी चीज जो इन्होंने की, जो ज्यादा डेंजरस है, आपने किसी से भी परचेज कर रखी थी, आपके पैन नंबर पे परचेज हो रखी है, पैन नंबर और जीएसटी नंबर दोनों बोथ आर पैन बेस्ड, जीएसटी नंबर भी पैन बेस्ड है और आपका पैन नंबर तो पैन बेस्ड होना ही है। दोनों में जो हो रहा है, अब आपके कंप्लायंस विंडो में क्या हो रहा है, जितनी भी आपके पैन नंबर पर परचेजेज हुई थी, जिस जिस पार्टी से हुई थी, वो आपके वहां पे आ जाए। सपोज करो एक पर्सन है जिसने 90 लाख रुपए की परचेज कर रखी है, 90 लाख रुपए की परचेज उसने की 20 लोगों से, किसी से 5 लाख की, किसी से 7 लाख की, किसी से 8 लाख की, किसी से 10 लाख की, किसी से 2 लाख की, और अपनी आईटीआर भरी नहीं। आईटीआर क्यों नहीं भरी? वो कह रहा मेरी तो इनकम टैक्सेबल नहीं है 2.5 लाख रुपए से नीचे। 90 लाख की परचेज जरूर की है लेकिन मेरी इनकम 2.5 लाख रुपए के नीचे है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट फाइलिंग माय आईटीआर। अब वो इंफॉर्मेशन आपके कंप्लायंस विंडो में नजर आ रही है, वो बता रहा है पैन वाइज कि इस व्यक्ति से आपने इतनी परचेज की। इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट योर जीएसटीआर 2A, योर जीएसटीआर 2A now will be reflected on income tax portal, my dear friends। आपका जीएसटीआर 2A आपके इनकम टैक्स पोर्टल पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, और इसके परिणाम क्या होने वाले हैं ये आप बुद्धिजीवी लोग हैं, मेरे को बताने की जरूरत नहीं। आप बुद्धिजीवी लोग समझते हैं कि ये इंफॉर्मेशन जो बढ़ती जा रही है, इससे हमारे प्रोफेशन पे, हमारे वर्किंग शैली पे, हमारे वर्किंग स्टाइल पे क्या फर्क पड़ने वाला है, ये एक चीज। पहला एग्रीमेंट हमारा हुआ जो सीबीडीटी और सीबीआईसी का एमओयू साइन हुआ है, उसका इंपैक्ट थोड़ा सा मैंने बताया। दूसरा इंपैक्ट, सीबीडीटी ने अभी एक और एग्रीमेंट साइन किया है एमएसएमई मिनिस्ट्री के हाथ। सीबीडीटी ने एक एग्रीमेंट एमएसएमई मिनिस्ट्री के हाथ एक एमओयू साइन किया है। आपको पता है जो उद्यम रजिस्ट्रेशन आया है, हमारा जो उद्यम रजिस्ट्रेशन आया है वो भी हमारा पैन बेस्ड हो गया है। पैन बेस्ड हो गया मतलब वहां पर भी जीएसटी से भी लिंक कर दिया गया है उसे, और आईटी डिपार्टमेंट से भी लिंक कर दिया गया है। जो टर्नओवर आपकी आईटीआर में रिपोर्ट हुई है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी आपने आईटीआर में रिपोर्ट की है, वहां से फिगर ऑटो पॉपुलेट होंगी फॉर द पर्पस ऑफ उद्यम रजिस्ट्रेशन। तो अब उद्यम रजिस्ट्रेशन कराना लेता था जो बैंक से इंटरेस्ट कम कराने के लिए, कुछ सब्सिडी लेने के लिए, कोई बिजली के बिल कम कराने के लिए, कोई ट्रेडमार्क की फीस कम कराने के लिए, कोई और रियायतें लेने के लिए, तो वहां पर भी फॉल्स सर्टिफिकेट देना अब खतरनाक हो जाएगा। ओनली दोज पीपल विल टेक द बेनिफिट of MSME under Udyam registration whose information both in the MSME department and income tax department matches point to point, rupee to rupee, पैसा to पैसा। अगर मिलेगी तो मिल जाएगी, नहीं तो आपका भाई उद्यम रजिस्ट्रेशन ही नहीं मिलने वाला। और अगर गलती से मिल गया है और उसमें कुछ मिसमैच है तो वो उद्यम रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल हो जाएगा। तो दो एमओयू जो सीबीडीटी ने अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते साइन किए, एक विद जीएसटी डिपार्टमेंट और दूसरा विद एमएसएमई डिपार्टमेंट, दोनों मैंने आपसे शेयर किए कि कैसे सभी डिपार्टमेंट एक नेटवर्क बनाते जा रहे हैं पैन और आधार के बेस पे इंफॉर्मेशन शेयर करने का। अभी सभी लोग अगर इंफॉर्मेशन शेयर करने लगेंगे तो जो हम अभी 360 डिग्री चेक की बातें करते थे, अब तक तो वो बातें थी कि फेसबुक में ये डालोगे तो ये हो जाएगा, व्हाट्सएप पे ये डालोगे तो ये हो जाएगा, लेकिन अब वो बातें हकीकत में आती नजर आ रही हैं, तस्वीर बनती नजर आ रही हैं, जीती जागती नजर आ रही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कंप्लायंस विंडो और सीबीडीटी के कंप्लायंस से लेके थी वो मैंने शेयर की। एक मैंने कहा था कि थोड़ा सा टच मैं करूंगा
जो 24 जून 2020 का सीबीडीटी का ऑर्डिनेंस को लेके नोटिफिकेशन आया था, वो जिसमें वेरियस इनकम टैक्स की डेट एक्सटेंड की गई थी, उसमें मैं एक डेट आपको बताना चाहूंगा। उन्होंने एक लिख रखा है कि कुछ डेटों को तो स्पेसिफिकली बता रखा है, जैसे उन्होंने बता दिया कि टैक्स ऑडिट की डेट 31 अक्टूबर है, रिटर्न्स की डेट 30 नवंबर है, विवाद से विश्वास की डेट 31 दिसंबर है। इस तरह से उन्होंने कुछ डेटों को तो डिफाइन कर रखा है। कुछ चीजों को उन्होंने कह दिया जो डेटें 20 मार्च से लेके 31 दिसंबर के बीच में फॉल करती थी, 20 मार्च से 31 दिसंबर के बीच में फॉल करती थी, वो डेट्स एक्सटेंड होकर 31 मार्च होगी, जिसकी वजह से लोग कह रहे हैं कि टीडीएस और टीसीएस स्टेटमेंट की जो फाइल करने की डेट है, फर्स्ट क्वार्टर की डेट है, वो 31 जुलाई ना होकर अब 31 मार्च हो गई है। लेकिन लगता ऐसे ही है, नोटिफिकेशन की रीडिंग लेके लगता है ऐसे ही है, लेकिन स्टिल देयर इज लॉट ऑफ डाउट, देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन। तो आई रिक्वेस्ट फाइनेंस मिनिस्ट्री और सीबीडीटी टू प्लीज ब्रिंग ए प्रेस रिलीज क्लियरिंग द लास्ट डेट ऑफ Q1, Q2 टीडीएस टीसीएस रिटर्न। तो ये अभी तक जो दुविधा बनी हुई है वो 31 जुलाई है या 31 अक्टूबर है। तो मेरी रिक्वेस्ट है फाइनेंस मिनिस्ट्री और सीबीडीटी से कि कोई क्लैरिफिकेशन या प्रेस रिलीज आकर ये क्लियर करें कि कौन कौन सी डेटें एक्सटेंड हुई हैं। क्या अभी टीडीएस टीसीएस की डेटें भी 31 मार्च 31 तक पहुंच गई हैं, या अभी ये 31 जुलाई और 31 अक्टूबर ही हैं। तो इस तरह की बहुत सारी और भी डेट्स हैं जिनके बारे में हमें सोचना होगा कि ये 31 मार्च 2021 है, क्योंकि इसमें 31 मार्च 2021 तक 148 के केस भी फिक्स होने थे। अगर ये डेट एक्सटेंड हो गई है तो 148 की डेट भी आपकी जो 13-14 के केस लगने थे 148 के, वो भी 31 मार्च 21 हो गई है। तो सीबीडीटी से रिक्वेस्ट भी आज के वेबिनार के माध्यम से कि वो इस चीज को थोड़ा सा प्रेस रिलीज के जरिए या कोई क्लैरिफिकेशन ला के क्लैरिफाई करें, सो डैट जो प्रोफेशनल को दिक्कत आ रही है कोई भी स्टेटमेंट देते हुए या अपने क्लाइंट्स को गाइड करते हुए, उनको थोड़ी क्लैरिटी बने। अब मेरी लास्ट स्लाइड में मैं 5 मिनट सुमित जी और लूंगा, जिसमें मैं 10 टिप देना चाहता हूं। आईटीआर भरते हमें मेन बातें ध्यान रखने वाली क्या है, नो इश्यू सर। जहां पे मेन दिक्कतें लोगों को आती हैं वहां पे क्या क्या है। पहली बात, ग्रोस सैलरी। हम क्या करते हैं, एक एम्प्लॉय को से ग्रोस सैलरी है 10 लाख रुपए, उसमें उससे कुछ एग्जेम्प्ट अलाउंसेस मिले, एचआरए है, कन्वेंस अलाउंस है, एलटीए है, कुछ और तरह की एग्जेम्प्ट उसकी इनकम है, वो लेस करके नेट सैलरी आई 6 लाख रुपए। ओके, फॉर्म 16 भी इसी हिसाब से बना हुआ कि 6 लाख रुपए आ रहा है, तो हम 6 लाख रुपए दिखा के उसकी रिटर्न भर देते हैं, कहते हैं इतने भी टैक्स देना था। लेकिन अब हमारे आईटीआर फॉर्म बदल चुके हैं। आईटीआर फॉर्म में आपने ऊपर ग्रोस सैलरी दिखानी है, नीचे परक्यूजिट और अलाउंसेस को अलग से दिखाना है। उन परक्यूजिट और अलाउंसेस में अलग से बताना है कि ये टैक्सेबल परक्यूजिट्स है, ये टैक्सेबल अलाउंसेस है, ये एग्जेम्प्ट परक्यूजिट्स है, ये एग्जेम्प्ट अलाउंसेस है। तो व्हाइल फाइलिंग द रिटर्न ऑफ ए सैलरीड एम्प्लॉय, you will take care कि you will reflect the gross salary in your ITR, क्योंकि ग्रोस सैलरी से फर्क पड़ता है। अगर आपकी ग्रोस सैलरी 50 लाख रुपए से ज्यादा होगी तो आप ITR 1 नहीं भर सकते थे, हर जो मैंने अभी बात की, फिर आपको ITR 2 में जाना था। दूसरी चीज, आपके एम्प्लॉयर ने टीडीएस भरते हुए ग्रोस सैलरी दिखाई हुई है, टैक्सेबल सैलरी नहीं दिखाई हुई। जब आपके 16A या 16 में दिखाई हुई इनकम आपकी ITR में दिखाई हुई इनकम से मैच नहीं करेगी, तो definitely you will receive a letter from the department. So please be careful. You have to show gross salary in your ITR. Second thing, retirement benefits. एक आदमी रिटायर हुआ साल के दौरान, उसे 1 करोड़ रुपए के रिटायरमेंट बेनिफिट मिले, कुछ पीपीएफ मिला है, कुछ जीपीएफ मिला है, कुछ कम्यूटेशन ऑफ पेंशन मिली है, कुछ लीव इनकैशमेंट मिली है, कुछ और तरह के टैक्स फ्री बेनिफिट मिले हैं। कह रहा है गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई के केस में तो हर रिटायरमेंट बेनिफिट एग्जेम्प्ट होते हैं। Plus, please note that you have to show this retirement benefit as exempt income. Now, exempt income disclosure is also necessary in your ITR. अगर आपने पीपीएफ इंटरेस्ट नहीं दिखाया है, आपने एग्रीकल्चर इनकम नहीं दिखाई है, तो इस पर टैक्स तो नहीं लगना, लेकिन आपकी ITR डिफेक्टिव जरूर है, आपकी ITR गलत जरूर है, आपने उसके नीचे जो डिक्लेरेशन फाइल कर रखी है वो गलत है। क्योंकि ITR जो ब्यौरा है वो टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट दोनों इनकम का ब्यौरा है। वहां पे ये कहीं भी नहीं कहा गया कि ITR में टैक्सेबल इनकम ही दिखानी है, एग्जेम्प्ट इनकम दिखाने की जरूरत नहीं होती। तो प्लीज टेक केयर दैट ऑल द एग्जेम्प्ट इनकम, ऑल द रिटायरमेंट बेनिफिट आर ट्रूली एंड फुली डिस्क्लोज्ड व्हाइल फाइलिंग योर ITR। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी आपको अलग अलग हेड देने हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में एक चीज मैं आपको बता देता हूँ,
बाकी चीज तो आप खुद समझदार हैं। इंटरेस्ट और इनकम टैक्स रिफंड इंडिविजुअल के केस में जनरली हम इग्नोर कर देते हैं। मेरा 1 लाख रुपए का रिफंड था, 5,000 रुपए उस पर ब्याज ही आया, तो 5,000 रुपए की इनकम मैं अपनी ITR में जल्दी दिखाना भूल जाता हूँ, या तो क्लाइंट बताता नहीं है, या मेरे नोटिस में नहीं रहती है, या ध्यान में रह जाते हैं। तो अदर सोर्सेस में ये इनकम जरूर दिखाएं, क्योंकि ये डिपार्टमेंट ने इंटरेस्ट दिया है, डिपार्टमेंट की नॉलेज में ये है कि इस व्यक्ति को इनकम टैक्स रिफंड पे इतना ब्याज दिया था, और अगर आपने ये अपनी रिटर्न में इंक्लूड नहीं किया तो डेफिनेटली नोटिस आएगा। ये मैंने चौथी चीज आपको बताई जो आपने ITR भरते हुए ध्यान देनी है। 5वीं चीज, ज्वाइंट ओनर ऑफ प्रॉपर्टी। अगर आप किसी प्रॉपर्टी के ज्वाइंट ओनर हैं, आप और आपके भाई, चाहे किराया एक को क्यों नहीं आ रहा, जब किराए की डिटेल देने लगेंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि वी आर द ज्वाइंट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी इज होल्डिंग बाय मी विद माय ब्रदर, और मेरा शेयर इतना है, मेरे भाई का शेयर इतना है, मेरा पैन नंबर ये है, मेरे भाई का पैन नंबर ये है, मेरा एड्रेस ये है, मेरे भाई का एड्रेस नंबर ये है। अगर 5 को ओनर है तो 5 की डिटेल देनी है। अब अगर आप किसी ज्वाइंट ओनर प्रॉपर्टी के ओनर हैं जिससे आपको कोई इनकम आ रही है या आपको कोई कैपिटल गेन हो रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि हरी इनकम मैं ही दिखा दूंगा या कुछ मैं ही कर दूंगा, दोनों में। अब मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, 2 दोस्तों ने मिलकर एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, वो प्रॉपर्टी पे कैपिटल गेन हुआ, मैंने तो दिखा दी, सुमित जी ने नहीं दिखाई। अब क्या होगा, जैसे ही मैं वहां पे ज्वाइंट ओनर की डिटेल दूंगा, क्योंकि मेरे को डिटेल देनी जरूरी होगी, मैं कैपिटल गेन दिखाते समय सुमित जी का नाम क्योट जरूर करूंगा। अब जब सुमित जी की रिटर्न और पैन नंबर वो चेक करेंगे, वहां पे वो इन्फॉर्मेशन नजर नहीं आएगी, तो वहां पे वो कैपिटल गेन की चोरी अपने आप पकड़ी जाएगी। तो अब ये जरूरी हो गया है कि इफ यू आर ओइंग हम प्रॉपर्टी इन ज्वाइंट नेम, यू आर द ज्वाइंट ओनर ऑफ हम प्रॉपर्टी, ऑल द ज्वाइंट ओनर इंफॉर्मेशन इज टू बी डिस्क्लोज्ड इन योर ITR। कैपिटल गेन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, डिटेल ऑफ द बायर। अब बायर की डिटेल भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में देना जरूरी हो गया। पहले मेरे को कैपिटल गेन होता था तो मैं क्या करता था, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बेची, 50 लाख रुपए का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, 50 लाख का कैपिटल गेन हुआ, टैक्स दिया, छुट्टी की। अब वो कहता बायर की डिटेल भी दे दो, अगर ज्वाइंट बायर है तो ज्वाइंट बायर्स की डिटेल भी बताओ, उनके पैन नंबर भी बताओ, उनके शेयर भी बताओ, उनका एड्रेस भी बताओ। तो in the case of capital gain on immovable property, all the details of the buyers are also required to be given in your ITR while disclosing the information of capital gain. Please note, it is very very important amendment, my dear friends. उसके बाद एग्रीकल्चर इनकम एक्सीडिंग 5 lakhs, एग्रीकल्चर इनकम एक्सीडिंग 5 लाख। अगर एग्रीकल्चर इनकम 5 लाख से कम है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपकी इनकम एग्रीकल्चर की 5 लाख से ज्यादा है तो प्लीज नोट कर लीजिए, आपको बताना है कि एग्रीकल्चर लैंड कितनी कहाँ पे है, कितने हेक्टर है आपके पास, कितने एकड़ है, आपकी वहां का पिन कोड क्या है, वो सेल्फ कल्टिवेटेड है या लीज्ड है, ओन्ड है या लीज्ड है, उसमें जो सिंचाई होती है आप खुद करते हैं या किसी होते हैं। मतलब इफ योर एग्रीकल्चर इनकम इज एक्सीडिंग ₹5 lakh, you have to provide all the details relating to the agriculture income which is specifically asked by income tax return forms. उसके बाद एसेट एंड लायबिलिटी वेयर टोटल इनकम एक्सीड्स 50 लाख, ये पहले भी है लेकिन जनरली कई बार हम ये कॉलम को इग्नोर कर देते हैं। इट इज मैंडेटरी टू शो एसेट एंड लायबिलिटी इवन इन द केस ऑफ सैलरीड एम्प्लॉइज, इन द केस ऑफ सैलरीड असेसीज, कि अगर उसकी सैलरी 50 लाख रुपए से ज्यादा है तो उसे अपनी पर्सनल सारी एसेट्स और सारी लायबिलिटीज का जो शेड्यूल है पर्सनल एसेट और लायबिलिटी का, वहां पर वो सारी डिटेल देनी जरूरी है। और इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फॉरेन एसेट, यहाँ पे भी रुक जाइए, अगर आप किसी फॉरेन अकाउंट में सिग्नेटरी हैं तो उसकी डिटेल भी आपका ITR मांग रहा है। मेरी फॉरेन में कोई एसेट नहीं है, मेरा भाई फॉरेन में रहता तो उसके साथ फॉरेन में मेरा एक ज्वाइंट अकाउंट खुला हुआ है, तो उसकी डिटेल भी मेरे को देनी है। इफ यू आर ए सिग्नेटरी इन सम फॉरेन अकाउंट which is operated by you, which is managed by you, which is done by you, then you have to mention details regarding to that foreign bank account in your ITR. If you are holding some foreign asset, मेरा लंदन में कोई घर है, मेरा चाइना में कोई घर है, मेरा दुबई में कोई घर है जिससे मेरे को कोई किराया आ रहा है, तो मेरे को किराया तो दिखाना ही दिखाना है, लेकिन कोई फॉरेन एसेट जो मैं होल्ड कर रहा हूँ वो एक को दिखानी है। मेरा फॉरेन किसी कंपनी में सिग्नेटरी हूँ, फॉरेन किसी कंपनी में डायरेक्टर हूँ, फॉरेन किसी कंपनी में शेयर होल्डर हूँ, फॉरेन की किसी कंपनी के म्यूचुअल फंड है, तो all the foreign assets are required to be disclosed by every SSC if they are holding the same. और उसके बाद डिस्क्लोजर ऑफ बैंक अकाउंट, यहाँ पे भी लोग थोड़ी सी हेजिटेशन करते हैं। एक बार लास्ट में मैं फिर बताना चाहता हूँ कि आपके जितने भी बैंक अकाउंट हैं
जितने भी बैंक अकाउंट हैं उनकी सही सही जानकारी आपको अपनी ITRs में देना जरूरी है। सुमित जी, मैंने आपके टाइम से 1 मिनट फालतू लिया था सिर्फ। तो विद दैट I conclude my today's session. Thank you so much, Sumit ji, once again for giving me the opportunity. If any questions of your viewers, we still can take all the questions. Please, you can take that. थैंक यू सर। टाइम का सर कोई इशू नहीं था, आपने बड़ा अच्छा कवर किया। कई लोगों के मैसेज आ चुके हैं कि बहुत अच्छा डेलीवरेशन रहा। एक बार आपको नेक्स्ट वीक में फिर से बुलाएंगे ITR को लेकर। एंड आज के कुछ इश्यूज ले लेते हैं, क्योंकि विदाउट कंप्लीट क्वेरी के सर एक इशू है 234B का जो इंटरेस्ट है दैट इज एग्जेम्प्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021। सर ये क्वेश्चन स्क्रीन पर डाल देंगे, स्क्रीन पे आ जाएगा, चैट बॉक्स में आ जाएगा सर, अगर आप यहाँ से चैट बॉक्स में। एक मिनट अगर आप चैट बॉक्स देख पा रहे हैं। चैट बॉक्स तो खोल लिया मैंने, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं नजर आ रहे कहाँ पे आएगा। हाँ, अभी क्वेश्चन नजर नहीं आएंगे, अभी मैं डालता हूँ सर क्वेश्चन। हाँ मैं यहाँ पर डालता हूँ। मैं जो सिलेक्टेड जो है क्वेश्चन वो डालता जाता हूँ। ये आयुषी अग्रवाल का है, वेदर PF accumulated balance is also to be shown under the assets liability। हाँ जी, एक आया है आयुषी अग्रवाल, वेदर PF accumulated balance is also to be shown under asset and liability details। यस आयुषी जी, अगर आपकी ये 50 लाख रुपए से ज्यादा की ITR है तो जो PF accumulated बैलेंस है वो भी आपकी एसेट है, और सभी एसेट और लायबिलिटी की डिटेल देना जरूरी है। जी सर, एक और क्वेश्चन मैंने डाला है 234B से रिलेटेड। जी, whether interest under section 234B is also exempt for 2021 and up to what date। सर 234B के ब्याज में कोई छूट नहीं मिली, उसको कोई एग्जेम्प्ट नहीं किया गया है। केवल 234A का इंटरेस्ट नहीं लगना है जिन लोगों की सेल्फ असेसमेंट लायबिलिटी 1 लाख रुपए तक है। 234B के बारे में कोई बात नहीं हुई है, केवल 234A के बारे में बात हुई। ओके सर, एक क्वेश्चन है पायल गुप्ता जी का, ये मैंने पोस्ट किया है। Person do job in London, employee of Tata Consultancy Services, reside in India for 90 days। Which ITR form is to be used for Indian income। देखिए, जो ITR 1 फॉर्म है, मैंने फिर कहा सुनिए जी, इसके लिए सेशन रखना पड़ेगा। दैट इज ओनली फॉर रेजिडेंट्स। इफ यू आर ए नॉन रेजिडेंट, आप इंडिया में कह रहे हो कि सिर्फ 90 दिन रहे हैं, तो दैट मीन्स यू आर ए नॉन रेजिडेंट। इफ यू आर नॉन रेजिडेंट, you are not allowed to file ITR 1, you have to file your ITR 2। you have to file your income tax return in form number 2, ITR 2। राइट सर, अक्षित बत्रा जी का क्वेश्चन है, whether amount incurred on electricity and foreign travel need to be mentioned in ITR। अक्षित जी, मैंने बड़ी डिटेल में बताया है कि अगर आप प्रोविजो 7 टू सेक्शन 139 में रिटर्न भर रहे हैं और वो एक्सपेंडिचर स्पेसिफाइड अमाउंट से ज्यादा है, अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल 1,50,000 रुपए का है या 1,50,650 रुपए का है, तो आपको बताना है। और अगर आपने फॉरेन ट्रैवल के ऊपर 2,25,690 रुपए खर्च किए हैं, तो आपको बताने हैं कि 2,25,690 है, लेकिन कब? when you are filing return to the proviso 7 to section 139। राइट सर। सर बाकी सर एक क्वेरी है, सर सभी लोगों के फीडबैक जो आ रहे हैं, सभी लोग थैंक्स कह रहे हैं, वेरी नाइस वंडरफुल सेशन। सो सर कहीं ना कहीं एक सेशन और करना पड़ेगा जल्दी आपका ITR सिलेक्शन के बेसिस पर। मोस्ट प्रोफेशन का भला होना चाहिए सर। जी सर, जी सर। कृष्णा सिन्हा जी का एक क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं इफ ITR फाइल्ड AS 26 is updated afterwards, the ITR may required to be revised। हाँ जी, अगर आपने 26 AS बाद में अपडेट हुआ है और आपने ITR फाइल निकाल दी है, तो अभी तक ये ITR प्रोसेस अगर नहीं हुई है तो आपको उसकी कल देनी चाहिए, यही एडवाइजेबल है। नहीं तो रिफंड जितना आपने ITR में क्लेम किया है उतना ही आएगा, ज्यादा वाला नहीं आएगा।
सर सीए सुभाष जी का एक क्वेश्चन है, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इंटरेस्ट इज टू बी ट्रीटेड एज इनकम ऑन एक्यूरल ईयर टू ईयर बेसिस और इनकम ऑन द ईयर व्हेन फाइनली पे। देखिए सर सुभाष जी, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड की जो इनकम है इंटरेस्ट की, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है। और सेक्शन 145 है इनकम टैक्स एक्ट में, जो ये कहता है कि अगर आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है या इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन है, वो इस बात पे डिपेंड करता है, उसकी टैक्सेबिलिटी इस बात पे डिपेंड करती है कि विच मेथड ऑफ अकाउंटिंग यू आर यूजिंग फॉर दैट हेड। आप दोनों हेड के लिए अलग अलग मेथड भी यूज कर सकते हैं, आप अदर सोर्सेज के लिए अलग मेथड यूज कर सकते हैं और बिजनेस के लिए अलग मेथड यूज कर सकते हैं। बट वंस मेथड यू हैव चूजन कि आपने कैश बेसिस पे लेनी है या एक्यूरल बेसिस पे लेनी है, एक बार जो मेथड आप चूज कर लोगे उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करो। 145 सेक्शन पढ़ लीजिए है आप। If income is less than 50 lakhs immovable property purchased during the year, where I can declare the same। सर मैंने कहा है कि 50 लाख से ऊपर वालों के लिए ही है। अगर आपकी प्रॉपर्टी 50 लाख से नीचे की परचेज की है तो अभी उसका डिस्क्लोजर देना जरूरत नहीं है। अगर आप बैलेंस शीट बनाते हैं, आपकी रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट बनते हैं, तो उसकी बैलेंस शीट में वो आ रही होगी। इफ यू आर नॉट मेंटेनिंग एनी बुक्स ऑफ अकाउंट for the property less than 50 lakhs which is a movable property is not required to be shown anywhere in the ITR till date। जब आप अपनी कैपिटल गेन होगा कभी आप बेचेंगे तो तब आप इसका डिस्क्लोजर देंगे। सुरेंद्र अग्रवाल जी पूछ रहे हैं, where joint holder of property and TDS is deducted in one name, how can we take TDS credit in all joint owners। सुरेंद्र जी ये देखिए टीडीएस डिडक्शन के पार्ट पे गलती है मेरे को लगता है। अगर आप ज्वाइंट ओनर हैं तो दोनों के हिस्से में बराबर बराबर किराया आना चाहिए था, तो एक के नाम पे डिडक्शन कैसे होगी। आप अपने डिडक्टर को बोलिए कि टीडीएस रिटर्न रिवाइज करे और दोनों के नाम पे डिडक्शन दिखाए, अदरवाइज एक में दिखाना तो गलत है। सर फिर ये क्वेश्चन फिर वही है कि कौन सा आईटीआर यूज करना है। तो कमीशन इनकम वालों के लिए आईटीआर 4 नहीं है, इनको आईटीआर 3 भरना पड़ेगा। आज इतना ही बताऊंगा जी सर। सर अमित कुमार शर्मा जी का एक क्वेश्चन। अमित कुमार शर्मा जी का क्वेश्चन है, इनकम डिपार्टमेंट इज डूइंग एवरीथिंग व्हिच इज पॉसिबल टू ग्रैब ऑल फ्रॉड एंड मिसकंडक्ट बट क्लाइंट डज नॉट अंडरस्टैंड दिस थिंग, दे जस्ट वांट टू रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी। सर यही तो मैं कह रहा हूं, आज की डेट में क्लाइंट को समझाना सबसे मुश्किल काम है प्रोफेशनल के लिए। रादर देन हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम इस बात को पढ़ाने के लिए कि कानून क्या है, इस बात को होने चाहिए कि क्लाइंट को कैसे समझाना है, कैसे क्लाइंट को रिटेन रखना है, कैसे मेंटेन करना है, कैसे ग्रो करना है। इस चीज की ट्रेनिंग की ज्यादा जरूरत है सुमित जी, मेरे को लगता है। सर बहुत जरूरत है सर। आपका जो सेशन आज का रहा है बिल्कुल आई ओपनर रहा है कि प्रैक्टिकल सभी लोगों के व्यू आए हैं कि सर ने दिल से प्रैक्टिकली बोला है कि एक्चुअली में क्या हो रहा है और क्या नहीं है। तो सर विद दिस हम आज का सेशन कंप्लीट करते हैं और कुछ क्वेश्चन रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड है कि कौन सी रिटर्न कब फाइल करनी है, तो उसके लिए नेक्स्ट वीक में आपसे डिस्कस करके एक सेशन प्लान कर लेंगे। और बहुत अच्छा सेशन रहा हमारा। आपसे आप भाइयों का सहयोग है, धन्यवाद, आपने मेरे को मौका दिया। धन्यवाद सर, वेरी नाइस सेशन। धन्यवाद सर। सर आज का सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट, आज का कंक्लूड करते हैं सेशन और फिर से मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।